गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन। सब लोग जरा आ जाएं पहले। चलिए, आवाज आ रही है मेरी? तो कल का जो हमारा सेशन था उसमें अर्थ का इंटीरियर और उसका एविडेंसेस वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर चुके थे। फिर मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आप थोड़ा सा एनसीईआरटी का क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ना। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। अरे हाँ या ना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, मुझे पता है ना, नहीं पढ़ा। तो चैप्टर नंबर 3 में वोल्केनो के पहले तक की सारी चीजें कवर करनी थी आपको। एक बार रीड कर लेते, थोड़ी शब्दावली और क्लियर हो जाती, बाकी ज्यादातर तो चीजें हम लोग क्लास में कवर करते हैं। ठीक है, हाँ। ह्यूमन ज्योग्राफी वाला आज पढ़ेंगे और कल नॉर्मल। मैं कल नहीं जा रहा हूँ, पहले क्लास खत्म करेंगे। कल नॉर्मल टाइम पे क्लास होगी, 7:30 को होती, पर वो फिर कल ही ले लूंगा। ठीक, चलो। अब इसमें जो है कल हम लोग अर्थ के इंटीरियर तक का सारा उधर कवर कर चुके थे। हम लोग देखो कनेक्टिविटी मत टूटने देना अपनी। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग वाली जो हमारी यूनिट चल रही है उसमें लिथोस्फीयर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग चीजें। ठीक है, स्थलमंडल। और स्थलमंडल में हम लोग सबसे पहले इसको समझने के लिए मैंने कहा था कि स्थलमंडल बना किससे? रॉक से है। और रॉक जो बनता है वो लावा वोल्केनो से बनता है। और वोल्केनो जो आया है वो कहाँ से आया? अर्थ के इंटीरियर से आया है। तो ये जो अर्थ का इंटीरियर है, नॉर्मली यदि हम लोग ऑब्जर्व करें तो उसको पहले पढ़ना जरूरी था, इसलिए हमने पूरा अर्थ का इंटीरियर पढ़ा। आंसर की शीट अभी मैंने कहाँ बोला दिव्यांश में करने के लिए? तुम लगे कॉपी पेस्ट करने। अभी मैंने कुछ आंसर लिखवाए आपको। कौन सा आंसर की शीट तुम्हें अपलोड करनी है? अभी तो हमने किया नहीं ना। थोड़ा पढ़ो, अभी तुम लिखवाऊंगा उसके बाद लिखना। तुम अभी कहाँ से लिखना शुरू कर दिया? ठीक है, तो मैं पहले दिन आपको क्लियर कर चुका हूँ सभी बच्चों को। वही चीज तुम अननेसेसरी उसी का कॉपी पेस्ट करते रहते हो। फर्स्ट डे वाली क्लास में मैंने सब कुछ कहा था कि समय आने पे मैं आंसर राइटिंग कराऊंगा इस कोर्स में। समय आने पे मैं आंसर भी चेक करूंगा। समय आने पे डाउट सेशन भी होगा। समय आने पे डाउट, अब उसको पूछने की अपने को जरूरत नहीं है अननेसेसरी। जरूरत होगी तो मैं ऑटोमेटिकली आपको बता दूंगा। सिस्मोग्राफ के पहले मर्केली स्केल यूज किया जाता था, वो ज्यादातर आप उसका हम देखते नहीं है। तो वो एक नया नाम तुम्हें मिला होगा, तो वो अब उसी पे जो है पूरे डाउट आके टिक गए हैं। तो जिस तरह से हमने सिस्मोग्राफ देखा है उसी की तरह एक था, लेकिन अब जो है रिक्टर स्केल और सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है जनरली, उसको हम कहते हैं। तो हाँ, पर कहीं एग्जाम में पूछता है कि मर्केली स्केल, तो उसको आप बुखार का मापन करने के लिए नहीं, अर्थक्वेक के लिए लगाओगे आंसर, है ना। तो वो बेसिक जानकारी है, उसमें ज्यादा कुछ तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं रिकॉर्डेड क्लास से कर चुका हूँ। मैं टाइप्स ऑफ लावा पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो प्रभु वही दिक्कत है। आप एक काम करिए, आप इस कोर्स में मैं बच्चों को सबको कराऊंगा, तो एक दिन रखूंगा, वो दिन में फिर आप आराम से आंसर दे देना। ठीक है, तो अभी लिख के रख लो आप, एक ही बार में जो है चेक करा लेना। तो कॉपी पेस्ट नहीं करते, मतलब तुम मेरे से पढ़े ही नहीं हो। हाँ, इसका मतलब तो मैं करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद में लावा मैग्मा से सब रॉक बना, लिथोस्फीयर बना, इसलिए हमने अर्थ के इंटीरियर को पढ़ा। अर्थ का इंटीरियर में काफी लेयर्स थी, और जब अर्थ में कंपैरेटिवली ज्यादा लेयर्स थी तो फिर उसके एविडेंसेस को भी कल हमने देखा। तो कल सारी क्लास में सब कुछ एविडेंस में अर्थक्वेक वगैरह सब कुछ कवर करा दिया था। अब इसमें एक दो चीजें हैं। मेरा मानना यह है कि कल आपसे कहा था मैंने कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ लेना। अब मान लो 50% ने पढ़ भी लिया, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं पढ़ा, पढ़ लो, मैं आपसे भी कह रहा हूं, नहीं तो छोड़ दो तैयारी। मतलब बहुत कटु शब्द है मेरे, पर समय मत खराब करो। ये समय दोबारा नहीं आएगा, पैसा समय सब जा रहा है। तो जिसने नहीं पढ़ा है तुम पढ़ लो एक आध दिन में, नहीं तो छोड़ो तैयारी, मतलब कोई मतलब नहीं पढ़ाई करने का। दूसरी बात, आपसे मैं एक चीज और बार बार हर दिन कहता हूं कि जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं, शाम को उसको एक बार ब्लैंक पेज पे लिख के देख लो, ताकि आपको आपकी सच्चाई हर दिन पता लगती चली जाएगी। ये करो आप, ये बेसिक चीज है, करनी चाहिए आप। सेम डे करिए आप, ताकि क्या है, आपको खुद ही उस दिन समझ में आ जाएगा कि मुझे ये चीज याद नहीं हुई है, ये चीज क्लियर नहीं, तो उसको कम से कम आप रिकॉर्डेड क्लास देख के उसको वहीं ठीक कर पाओ। नहीं तो ऐसे बैठे रहोगे तो प्रॉब्लम बनेगी। सो ध्यान रखिए, कुछ बेसिक बातें। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आज अगला टॉपिक जो हमारा शुरू होने वाला है वो है लिथोस्फीयर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब ये सब चीज क्या है, ये सारी चीजें कहां पर हैं, उनको थोड़ा सा पहले समझने के लिए थोड़ी हम पहले बैकग्राउंड जरा समझ लेते हैं कि क्या है ये सारी चीज और अपन किस दिशा में जाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो दुनिया में अर्थक्वेक क्यों आते हैं ये तुम्हें पता है ना। वाई का यदि आंसर पूछूं तो ये हो गया, लेकिन अर्थक्वेक का डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमें समझ नहीं आया कि दुनिया में भूकंप कहां ज्यादा मिलेंगे, हमारे घर के आगे क्यों नहीं, बाकी जगह क्यों। पहली चीज, दुनिया में वोल्केनो क्या होते हैं, कहां आते हैं और उनकी लोकेशन वहीं पर क्यों है। दुनिया में माउंटेन्स, पर्वत जो है वो कितने प्रकार के हैं और वहीं पर क्यों है। दुनिया में प्लेट्यूज, पठार जो होते हैं वो वहीं पर क्यों है। और साथ ही साथ रॉक्स का कनेक्शन। ये 4 से 5 चैप्टर्स का यदि हमें आंसर चाहिए एक एक, तो हमें इनका कनेक्शन कुछ थ्योरीज से है, कुछ कॉन्सेप्ट से है, उनसे हम लोग सीखें। तो आने वाले 3-4 सेशन जो होंगे हमारे, शांति से सुनना मेरी बात, आने वाले जो 3-4 सेशन होंगे वो हो सकता है कि पढ़ते समय दिमाग में ना आए कि चल क्या रहा है, मतलब वो टॉपिक तुम्हें आ जाएगा समझ, बट पढ़ते पढ़ते ये एक आखिरी में हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे कि ये सब पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग। तो तुम्हें थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि 1-2 दिन की बात है, अंत में ये सारी चीज इधर की तरफ ही जाएंगी।
कि दुनिया में भूकंप कहाँ आते हैं, क्यों आते हैं, ज्वालामुखी क्यों आते हैं, पर्वत कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के पर्वत हैं, मतलब पूरा लिथोस्फीयर टिका हुआ आने वाले 3 से 4 दिन। अब हो ये रहा है कि इनको सबको जो है एक दिन में तो खोज हुई नहीं थी इनकी, अलग-अलग वैज्ञानिकों ने काम किया धीरे-धीरे। तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि जिन-जिन वैज्ञानिकों ने अपनी मेहनत करी उनको हमें थोड़ा पढ़ना है और अंत में इनका जो कंक्लूजन निकलेगा वो ये निकलेगा कि इनसे हम ये सारी चीजें पढ़ पाएंगे। तो आने वाले टाइम में मैं कुछ थ्योरीज आपको पढ़ाऊंगा ज्योग्राफी की। पढ़ते समय थ्योरी तो बिल्कुल समझ आएगी कि अच्छा हाँ, ऐसा होता है। बट ध्यान रखना कि सब हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अंत में हमें इसका एंड प्रोडक्ट ये निकलने वाला है। ये सारी चीजों का नॉलेज हमें होगा। समझ आ गई मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो इस बात को जो है ध्यान रखना। तो सबसे पहले आज से जो हम लोग थ्योरी शुरू करेंगे उसमें 3 से 4 थ्योरीज हैं। जैसे एक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जिसे हम कहते हैं, ये सब मैं आगे हालांकि बता दूंगा, दोबारा चिंता मत करो। और फिर प्लेट टेक्टोनिक, ऐसी कुछ थ्योरीज हैं जिनको देखकर हमें स्टेप बाय स्टेप कवर करना है। फिर से बता देता हूँ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? महाद्वीप। सो महाद्वीपीय ड्रिफ्ट का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, विस्थापन। इसके बाद में पहली हो गई, दूसरी थ्योरी आएगी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, संवहनीय धारा सिद्धांत। तीसरे नंबर की थ्योरी है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, महासागरीय नितल प्रसरण। और चौथा है प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तन। अभी तुम्हें सिर्फ नाम से थोड़ा सा इतना समझना है कि 4 टॉपिक्स हैं मेजर। हर एक थ्योरी को किसी एक इंसान ने काम किया इस पे। हर एक थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक है, इसलिए दूसरी थ्योरी को लाना पड़ा। कई बार होता है ना कि एक शोध कर रहे होते हैं, उसमें कुछ कमी निकल जाती है, कुछ ड्रॉबैक निकल जाते हैं, तो अगला जो है तालियां बजाने लगता है। जी सर, आ गई बात समझ में? तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ, पेपर निकालना है कि नहीं, मत करो इतनी टाइपिंग 3-3 लाइन की, क्या जरूरत है? परेशान नहीं होना, जितनी जरूरत है उतना अपन पढ़ेंगे। अभी फिर ये यहाँ तो अपन कॉलेज शुरू कर दिया, ग्रेजुएशन में आ गए, नहीं आवश्यकता। अपने एग्जाम के लिए जनरल स्टडी में हम स्टडी याद है, जनरल भूल गए, जितनी आवश्यकता है वहाँ पर है कि नहीं? हाँ, तो शांति से सुनना। हमारा जो टॉपिक है अर्थ का इंटीरियर और एविडेंस, वो खत्म हो चुका है। हमने पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना को क्लियर कर लिया। अब हम लोग जो है आगे बढ़ चुके हैं कहाँ पर कि हमें आने वाले टाइम में अर्थक्वेक का वितरण पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है, ज्वालामुखी पढ़ना है, पर्वतों के बारे में पढ़ना है, पठारों के बारे में पढ़ना है, चट्टानों के बारे में पढ़ना है। इन सब चीजों को पढ़ने के लिए हमें पहले सीखना होगा कुछ थ्योरीज। कुछ वैज्ञानिकों ने जो कुछ काम किया उनको पढ़ना पड़ेगा। हर वैज्ञानिकों ने कुछ ना कुछ किया और कुछ में कमी रह गई तो अगली थ्योरी आई। तो इस चीज को जो है थोड़ा सा ध्यान रखें। आप लोग अच्छे से समझना है कि जब भी वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का है, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, सी फ्लो स्प्रेडिंग, ये सब जो नाम बड़े-बड़े अजीब से दिखाई दे रहे हैं, वो अंत में तुम्हें वहीं पर लेकर जाएंगे उन सारी चीजों को। तो एक-एक करके थ्योरी पढ़ेंगे हम, एक के बाद एक, एक के बाद एक, के बाद एक आएंगी सारी। और प्लेट टेक्टोनिक का आते-आते सारे दुग्ध खत्म हो जाएंगे। तो सिर्फ जो थ्योरी पढ़ा रहा हूं उस पे तुम्हें समझना है। और कभी दिमाग में से सवाल आए कि सब क्यों पढ़ रहे हैं, तो ऑलरेडी मैंने आपको कह दिया है कि इन सब चीजों के लिए, ठीक है। शुरू करने से पहले एक चीज और मैं बता दूं, आप लोग जब मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे तो जो हमारा अभी कोर्स चल रहा है, यहाँ पे होम पे जाके बैचेस कोर्सेज में, ये फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये ऐसा कोर्स ओपन होगा। इसमें देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड अपडेट्स। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आज की हुई कुछ प्रैक्टिस शीट्स हैं जो आपको वहां पर मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, या तो नोटिफिकेशन आपके पास आ गया होगा, नहीं आया हो तो प्रोफाइल पे जाना। आप मेरी प्रोफाइल पे जाने के बाद जो नीचे यूपीएससी सीएससी में कोर्सेज आएंगे, कोर्सेज में कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन फिजिकल ज्योग्राफी, इसको करना है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड अपडेट्स। और अपडेट में जैसे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ शीट्स मिलेंगी। हिंदी वाली हिंदी में लिखी है, नॉर्मल इंग्लिश वाली है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए सेपरेट है। क्वेश्चन ध्यान से करना, कुछ आंसर मैंने आखिरी में गलत भी किए होंगे बीच में, ताकि आप लोग जरा ध्यान से पढ़ें, आंसर लगा लगा के टिक ना करें। हाँ, चलो तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहली थ्योरी हमारी जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सबसे पहला दुग्ध तो ये है, और अब बीच में कोई बोलेगा नहीं, शांति से पहले टॉपिक पूरा सुनेंगे, पूरी चीजें सीखेंगे। आप अन्य से यदि यहाँ की कमेंट करोगे मैं बिल्कुल ब्लॉक कर दूंगा। शांति से सुन लेना है ना, सिर्फ सुनना है अभी आपको। सारी चीजें हम लोग काम की चीजें डिस्कस करने वाले हैं। किसी को बोलना तो तुम अभी बोल लो पहले, बीच में पढ़ाते समय कोई यहाँ वहाँ की बातें नहीं चाहिए मेरे को किसी भी प्रकार से। कोई बहाना तो नहीं रह गया किसी का? चलो अब जो लिखना होगा मैं खुद बता दूंगा आपको। अमन एक बार आप थोड़ा चेक कर लो, मतलब या तो ऐप अपडेट कर लो या डायरेक्ट आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो। क्लास में बढ़िया कोर्स ओपन करके इसमें जो क्लास आती है उससे क्लिक कर लिया करो। एक बार वेबसाइट पे चेक कर लो, एक बार डिवाइस चेंज करके चेक कर लो, हो जाएगा मेरे। अब टॉपिक का जो नाम है वो क्या है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सबसे पहले तो आपको तीनों शब्दों को इमेजिन करना है। इन थ्योरीज की एक सबसे अच्छी खास बात है, यदि जिसको हेडिंग अच्छे से समझ आ गई तो मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा कि भाई बोल क्या रहा है। ठीक है, तो शांति से सुनना। कॉन्टिनेंटल बोल रहा हूँ। कॉन्टिनेंटल मतलब आपको पता है, इतना दिमाग में क्लियर हो जाता है कितने कॉन्टिनेंट है हमारे, कितने कॉन्टिनेंट याद आ रहे हैं आपको? एशिया पढ़ाया था मैंने, ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया था, अफ्रीका पढ़ाया था, इधर ये यूरोप डिस्कस किया था हमने, नॉर्थ अमेरिका था, साउथ अमेरिका याद आ रहा है? तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये कॉन्टिनेंटल, ठीक है, महाद्वीप जिसे हम कहते हैं। आगे बढ़े, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, विस्थापन जिसे हम कहते हैं, जिसने अपना स्थान बदल लिया हो, जिसने मूवमेंट शुरू कर दिया हो, उससे रिलेटेड थ्योरी, उससे रिलेटेड सिद्धांत है। एक किसी रोड चलते व्यक्ति से इसका मीनिंग पूछूंगा तो वो यही तुम्हें समझाने का प्रयास किया करेगा कि भैया ये जो कॉन्टिनेंट है वो मूव कर रहे हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो यही निकल के आ रही कहानी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यदि हम लोग बात करें तो यही निकल के आ रही है। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो कि पिक्चर चल के आ रही है, मतलब कॉन्टिनेंट्स। बोले सर ये थोड़ी अजीब सी बात नहीं हो रही है कि मतलब जो है कॉन्टिनेंट है और आज तो हम वहाँ रह रहे हैं एशिया में, और आपके अनुसार तो ये कॉन्टिनेंट जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, ये तो थोड़ी अजीब सी बात हो गई। कुछ बच्चों को जानकर हैरानी होगी कि ये बात बिल्कुल सही है। नाउ सी दिस इमेज, आराम से इस पहले फोटो को देखो। इसमें आज ये अर्थ जो आज की है वो ये आपके सामने दिखा रहा हूं मैं, प्रेजेंट। आज के सामने भारत दिखाई दे रहा होगा आपको। ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका। सातों कॉन्टिनेंट की जगह आज हमें फिक्स दिखाई दे रही है। लेकिन यदि आज से मैं 100 मिलियन साल पहले चला जाऊं, 60 मिलियन साल पहले चला जाऊं, 130 मिलियन, मिलियन क्या होता है? 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो कितने लाखों सालों के पहले यदि अर्थ को मैं इमेजिन करूं तो एक्चुअल में अर्थ जो आज हमें दिखती है, अर्थ के जो कॉन्टिनेंट्स हमें दिखते हैं वो कभी आज वाले प्लेस पे थे ही नहीं। आप खुद देखिए कि कॉन्टिनेंट कहीं तो कहीं थे और हजारों सालों में वो मूव कर गए, वो ड्रिफ्ट कर गए। इसीलिए कौन कर गया? कॉन्टिनेंट। इसीलिए थ्योरी का कुछ नाम आया। तो सबसे पहले आपको नाम समझना होगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंट्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं। जो लर्नर्स की पहली क्लास है, शुरू के 3 4 5 सेशन जो हो चुके हैं उनकी रिकॉर्डिंग देख लो, फिर लाइव आ जाना।
तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लास, सबसे पहली क्लास से ही शुरू करें इस कोर्स को। तो आपको हेडिंग समझ आ रही है कि सर कुछ यहाँ पे कोई ऐसी बात कर रहा है कि जो मुझे आज 7 कॉन्टिनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, एक लंबे टाइम स्केल में वो कभी फिक्स थे ही नहीं। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि पहले साउथ अमेरिका जहाँ दिख रहा है, आज यहाँ दिख रहा है, मतलब इतना स्पीडली मूवमेंट हुआ है, बहुत तेज गति से हुआ है। यहाँ से यहाँ आने में लाखों साल लग गए, मतलब बहुत स्लो मूवमेंट है। इसलिए आज हमें पता भी नहीं लग रहा है, हम भी उस लाखों साल के बीच में हमारा भी एक जीवन है जो हम इसको इमेजिन कर पा रहे हैं। तो ये बहुत ही स्लो मूवमेंट, इसलिए हमने जो वर्ड यूज़ किया है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ड्रिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सुमन बेटा जाके पहली क्लास से शुरू कर दो, मत परेशान हो अननेसेसरी सवालों में, नोट्स मैंने वहाँ सारी चीज़ डिस्कस की है ना, अब मुझे यहाँ पर पढ़ाने दो। ये 8-900 हज़ार बच्चों को ले जाऊँगा मैं, आप पहली क्लास से अपनी क्लास को शुरू करो। जी हाँ, ठीक है, जो भी फर्स्ट डे वाले हैं सब वहाँ डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब जो है नॉर्मली इस चीज़ को ऑब्जर्व करना कि सर एक तो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो रहे हैं इस डायग्राम के अनुसार, ड्रिफ्ट होने के साथ-साथ बड़े स्लो मूवमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे बड़ा सवाल आते हैं सर, मतलब कि ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत अजीब सा हो रहा है सर, मैंने तो कुछ और इमेजिन किया था, कुछ और दिखाई दे रहा है मेरे को, ये पृथ्वी कैसे हो गई सर? बट ठीक है, पढ़ेंगे। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको थ्योरीज़ मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तो समझ में आती रहेगी, लेकिन ये सब हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, ध्यान रखना, मैं अंत में यहाँ पहुँचना। इन थ्योरीज़ की मदद से हमें इनके सारे जवाब मिलने वाले हैं, ठीक है? आगे बात समझ। तो अब ये जो अल्फ्रेड वेगनर की जो कहानी, मतलब यहाँ पे आप सबसे पहले बात ये आई ना, ये सब किसने निकाला, क्या निकाला, तो इसको एक अपन छोटी स्टोरी से शुरू करते हैं। अभी कुछ मत लिखना, अभी सिर्फ मैं जनरल आपको समझा रहा हूँ, जो लिखना होगा मैं खुद बताऊँगा, चिंता मत करो। ये 1912 का समय था सर, 1912, आज तो मतलब 100 साल से भी ज़्यादा हो गए। तो 1912 की बात है ये, हमारे अल्फ्रेड वेगनर साहब जो थे, एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे। जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो मौसम को पढ़ रहा हो। नाम है उनका अल्फ्रेड वेगनर, समझना आप, लॉजिक लगाना, थोड़ा सुनना अच्छे से। 1912 में कोई मेट्रोलॉजिस्ट क्या करेगा, मौसम वगैरह को पढ़ेगा, फिर ओजोन में थोड़ी सी दिलचस्पी आ जाएगी। तो ये अंटार्कटिका जाते हैं, ठीक है, अंटार्कटिका जाते हैं, कौन, अल्फ्रेड वेगनर। और अंटार्कटिका जाते हैं ये मौसम को पढ़ने वहाँ पे कि भाई क्या स्थिति है, ओजोन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, हाँ, क्लाइमेट स्टडी का मान ही नहीं रहे जो है। पर ये क्लाइमेट पढ़ने गए थे, पर इन्हें वहाँ जाके ज्योग्राफी को कुछ नया एक मोड़ दे दिया। क्या मोड़ दे दिया? इनको वहाँ पे अंटार्कटिका में कुछ जीवाश्म मिल गए, फॉसिल्स मिल गए। व्हाट इज जीवाश्म? जीवों के अंश, जो मरे हुए जो एकदम फॉसिल्स बन जाते हैं, वो मिल गए सर इनको, जीव जंतुओं के अवशेष मिल गए। तो इनकी बुद्धि, अब जैसे हमारे जैसा कोई आदमी होता है तो पैर वैर रख के आ गया वापस। यहाँ जो है एज ए मेट्रोलॉजिस्ट, ये बुद्धिजीवियों का यही होता है, कुछ दिख गया तो ऐसे कैसे हो गए। क्योंकि आपने भी स्टार्टिंग की बेसिक क्लासेस पढ़ी है, आपको पता है कि क्या सनलाइट पोलर एरिया में उतना जा पाता है क्या? नॉर्मली हम लोग देखें तो पोलर एरियाज में जहाँ अंटार्कटिका है वहाँ पे उतना सनलाइट जाता है क्या? नहीं जा पाता। यार जब सनलाइट ही नहीं है, वहाँ वेजिटेशन, वनस्पति भी नहीं है, ना सॉइल वगैरह का फॉर्मेशन हो पा रहा है प्रॉपर। जब मिट्टी नहीं है, वनस्पति नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, जीव जंतु उतने बड़ी मात्रा में नहीं पाए जाते, स्पेशली ऐसे जीव जंतु जो बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, उनके फिर अवशेष कैसे मिल गए यहाँ पे? एक बेसिक सवाल है ना दिमाग में। तो बेसिक सवाल ये आता है कि अंटार्कटिका जैसे कॉन्टिनेंट पे जहाँ पर कोई लाइफ पॉसिबल है नहीं इतनी ज्यादा, कोई सनलाइट नहीं है, कोई वेजिटेशन नहीं है, तो जब जीवन ही नहीं है तो जीवाश्म कैसे मिल गए? इनकी बुद्धि यहाँ से जो है घूमने लगी कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई। फिर दिमाग में आता है कि ये तभी पॉसिबल है ना जब यहाँ पर वेजिटेशन हो, यहाँ पर एनिमल्स हो। और ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है? जब पॉसिबल है जब यहाँ सनलाइट हो। और यहाँ सनलाइट कब पॉसिबल है? यहाँ होकर तो सनलाइट नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली अंटार्कटिका हो सकता है थोड़े से ऊपर वाले लैटिट्यूड्स में हो, लोअर लैटिट्यूड्स में उसकी जगह, तो उस समय सनलाइट आता होगा, उस समय पेड़ पौधे होंगे, उस समय जीव जंतु होंगे। और जब इसने अपनी जगह चेंज करी तो सनलाइट आना बंद हो गया वहां पर पोलर एरियाज में, तो सब कुछ जीव जंतु मर गए और मुझे आज इसके फॉसिल्स दिखाई दे रहे हैं। तो एक इन्होंने अजम्पशन ये लगाया कि पॉसिबली हो सकता है कि अंटार्कटिका अपने ओरिजिनल प्लेस जहां आज पर है वहां शुरू में हो ही ना, हो सकता है इसकी लोकेशन थोड़ी ऐसी जगह हो जहां सनलाइट पहुंच रहा हो। फिर दिमाग में आता है कि भाई जब अंटार्कटिका मूव कर सकता है तो बाकी कॉन्टिनेंट्स ने क्या बिगाड़ा, वो भी मूव कर सकते होंगे। एंड फाइनली वो आराम से घर बैठ के पूरे कॉन्टिनेंट्स को एक मूवमेंट के अनुसार चेक करते हैं, देखते हैं, तो एक ड्राइंग पर निकल के आते हैं और एक ऐसी ड्राइंग का निर्माण करते हैं कि सारे कॉन्टिनेंट आपस में लगे हुए थे। आज जो तुम्हें कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं वहां कभी थे ही नहीं, वो पहले सब एक साथ लगे हुए थे। इन्होंने जो है एक थ्योरी निकालने का प्रयास किया दुनिया के सामने कि भैया ये जो तुम कॉन्टिनेंट्स आज साथ देखते हो, एक्चुअल में ये कभी थे ही नहीं ऐसे, ये सब आपस में पहले लगे हुए थे, फिर अपनी अपनी जगहों पर आज ट्रैवल करके चले गए। अब थोड़ा सा थ्योरी का नाम समझ आ रहा होगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें आती हैं, खुद को समझना है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन दुनिया को समझाना है तो बहुत बड़ा चैलेंज है। दुनिया नहीं मानने वाली सर ये बात। अपनी क्लास में एक बात को मैं हर दिन कहता हूँ कि भैया थोड़ी देर रुक जाना, ऑटोमेटिकली डाउट सॉल्व होते जाएंगे। वो नहीं सुनता आदमी, तो इतनी बड़ी थ्योरी कैसे सुन लेगा? हाँ कैसे जाएगा ये, ऐसे थ्योरी चला जाएगा? नहीं नहीं, झूठ बोल जाएगा। बड़ा कठिन है लोगों को समझाना। यहाँ बात तो लगा, सही कह रहे हो एकदम। तो अल्फ्रेड वेगनर ने इसको पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ लोगों के सामने लाने की सोची, ठीक है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। तो प्लानिंग के साथ मतलब सर क्या? प्लानिंग के साथ ये कि जैसे लोगों को जब ये सब कुछ बताना होगा तो प्रॉपर कुछ नामकरण करना होगा। तो अल्फ्रेड वेगनर ने क्या किया, लोगों से कहा कि भाई देखो मैंने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, मैंने ऑब्जर्वेशन किया, और लोगों के सामने उन्होंने कहा कि हमारी पृथ्वी आज से लगभग लगभग 200 से 300 मिलियन साल पहले, मिलियन ईयर्स एगो, आज से 200, लो निकिता बेटा ले जल्दी मार ले, व्हाट इज पेंजिया, पहले तुम पढ़ लो, मैं तो क्या बाद में परसों पढ़ा दूंगा। हाँ, और एक आध है सर इनका है नहीं, रुके क्यों, पैसे दिए हमने तो 200-300 मिलियन साल पहले। अब देखना है समस्या क्या है, अल्फ्रेड वेगनर को तो गेम समझ आ गया पूरा, क्या है चल क्या रहा है, पृथ्वी इधर उधर हो रखी है पूरी, पर दुनिया नहीं मानेगी। दुनिया के लिए क्या बोला हमने कि देखिए भैया 200-300 मिलियन साल पहले, बिफोर 200-300 मिलियन ईयर्स एगो, हमारी जो अर्थ है उसके जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, सारे महाद्वीप पहले एक साथ लगे हुए थे। मतलब पूरी पृथ्वी का जो जमीन का भाग था वो एक सिंगल लैंड मास था, एक पूरा जितना आप देखोगे सब कुछ कनेक्टेड थे सारे कॉन्टिनेंट्स। जी सर, तो जितने भी कॉन्टिनेंट्स मिले, अच्छा ये कौन सा मेट्रोलॉजिस्ट था, जर्मन था, इसकी भाषा भी जर्मनी वाली होगी, तो एक शब्द उसने दे दिया पेंजिया, लोगों को बताने के लिए कि पेंजिया। बोले पेंजिया क्या है, तो पेंजिया जो है अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा बताया गया ये पूरा जो लैंड मास है, इसका मतलब ढूंढने जाओगे ना पेंजिया का कैसा मतलब निकलेगा इंग्लिश का, ऑल लैंड मास, कि जितनी पूरी पृथ्वी थी हमारी सबको मिला दिया जाए, ये वाला ध्यान रखना कि पूरी पृथ्वी को एक साथ मिला दिया जाए
तो ये पूरा जो लैंड मास है उसके लिए जो वर्ड इसने बताया वो था पेंजिया, कि आज से 200-300 मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करती थी। हमारी पृथ्वी के सारे लैंड मास एक साथ कनेक्टेड थे। उन सारे लैंड मासेस के लिए जो एक वर्ड यूज किया गया दैट इज पेंजिया। तो आपसे कोई बोले कि पेंजिया क्या है? एक सुपर लैंड मास, सुपर कॉन्टिनेंट, एक पूर्ण महाद्वीप, एक संपूर्ण महाद्वीप के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द। हिंदी में पेंजिया ऐसा लिख देते हैं। जी हाँ, तो पूर्ण एक जितना भी सारा कॉन्टिनेंटल पार्ट, सारा जो लैंड मास है, सारी जो पृथ्वी का एक तरह से आप कह सकते हो कि मिला हुआ एक भाग, उसको पेंजिया होगा। तो जब ये लैंड मास एक है तो भैया ओशियन भी एक होंगे, वो तो पूरा एक महासागर एक ही था, पूरा ऊपर से नीचे तक उस समय। तो उस ऑल सी को लेकर, पूरे ओशियंस को लेकर जो एक वर्ड यूज किया गया दैट इज पेंथालासा, डबल एस ए, पेंथालासा, पेंथालासा। तो सब कुछ एक था आज से 200-300 मिलियन साल पहले। एल्फ्रेड वेगनर ये बोल रहे हैं, दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि देखिए आज जो तुम पृथ्वी देखते हो ये सब आज ही की है। इसके पहले यदि तुम चले जाओगे 200-300 साल पहले तो पूरा लैंड मास एक था, और उस पूरे एक लैंड मास को क्या नाम दिया इन्होंने? पेंजिया। और समुद्र भी पूरा एक हुआ करता था, एक सिंगल ओशियन था, और उस ओशियन को क्या नाम दिया? पेंथालासा। तो पेंजिया और पेंथालासा शब्द क्लियर हो गया। ये दुनिया को भी बता रहा है भाई। अच्छा, बढ़िया, अच्छी बात। अब मैं आपको एज अ लर्निंग जब हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको दो बातें क्लियरली बताना चाहता हूँ। जी हाँ, क्लियर हो गया? अरे मोक्षिता बेटा सुनो, सिर्फ मैं सब लिखवा दूंगा, तुम सिर्फ सुनने का काम कर लोगे। थोड़ी देर रुकोगे जरा, सब सुन लो शांति से। और मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि क्लास में सुनने पे तुम फोकस भी कर लोगे तो ये सारी चीजें तुम्हें एनसीईआरटी में एज इट इज लिखी मिल जाएंगी। तुम बाहर ही नहीं आ पा रहे हो इन्हीं सब चीजों से कि नोट्स का क्या करें और ये क्या करें। मैं सब करा दूंगा। कल तक की कोई भी क्लास में ऐसी चीज आपकी छूटी हो लिखने से, समझने से, मुझे एक बात बताइए। कल तक जो भी मैंने ऐसे कोई टॉपिक पढ़ा जो ऐसे आधा अधूरा कर दिया हो, भाई इतना लापरवाह नहीं हूं मैं, मतलब तुमसे ज्यादा मुझे चिंता है। चिंता मत करो। तो तुम शांति से पहले सुनो, नहीं तो टॉपिक ही नहीं समझ आया तो लिख के करोगे आप लोग। मुझे पढ़ाने दो आप, मतलब आप मेरा यदि 100% लेना चाहते हो ना तो मेरी बातों को सुनो, तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। नहीं, चैट बॉक्स नहीं ऑफ कर सकता मैं, कई बार क्लास रुक सकती है, बीच में मुझे नहीं पता लगेगा, फिर ये दिक्कत। बट उसका गलत फायदा भी काफी लर्नर्स उठाते हैं। तो शांति से सुनना है आपको कि दुनिया के लिए ऑल लैंडमार्क्स के लिए क्या वर्ड यूज किया इन्होंने? पेंजिया। ठीक है, उसके बाद में पूरी जो वाटर बॉडी है, पूर्ण जो वाटर बॉडी है वो क्या है? पेंथालासा है। ठीक है, अब खुद भी सोचो यदि आप ये थ्योरी को निकालते तो दुनिया को यही बोलते ना कि भाई पूरी पृथ्वी एक जैसी थी, एक लैंडमास सारा था, उसको कुछ बोलते आप तो दैट इज पेंजिया। पानी वाला जो क्षेत्र था, हाँ, वो क्या था? पेंजिया। ये दो शब्द दिए हुए। पर अभी पिक्चर बाकी है, इंट्रोडक्शन पूरा हुआ नहीं उनका। अभी और बताना चाह रहे थे कि ये एक तो था, लेकिन इतने सालों में फिर वो कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया? मेनली 7। तो तुम सोचो क्या एक दिन में अलग हो गया होगा? क्या एक दिन में पूरा अलग हो गया? आप सब सो रहे थे, पृथ्वी दूसरे उठे, तू वहां मैं यहाँ, 7 अलग-अलग जगहों पे हो। तो लाखों करोड़ों साल लग गए सर। इस टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले मैं दो बातें आपको क्लियर कराना चाहता हूँ। ये थ्योरी में कोई झोल नहीं है, ऐसा हुआ है, ये सच है। ठीक है, पहले तो दिमाग में बिठा लेना। कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं, ये पक्की बात है, पहली बात। दूसरी बात, मैं तुम्हारे दिमाग में और एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ कि मूव यदि कर रहे हैं तो कौन क्यों कर रहे हैं, कौन करा के दे रहा है? सबसे बड़ी बात है इसमें शक्ति कहां से आ गई थी, मूवमेंट की शक्ति कहां से आ गई? तो इनकी मूवमेंट की शक्ति आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हाँ, हमने कहा पढ़ा, याद करो, एस्थेनोस्फीयर। याद है एस्थेनोस्फीयर? जी हाँ। तो आगे आने वाले टाइम में आपको एक बात ये भी समझा दूंगा कि सिर्फ कॉन्टिनेंट ही नहीं, ओशन भी मूव करेंगे। अंदर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर क्या बताया कि कॉन्टिनेंट की ओशन है, वो तो रॉक है, उसके लिए तो लिथोस्फीयर है। तो मूव अंदर का मसाला मूव करता है तो ये भी सब मूव करते हैं। क्योंकि अंदर पूरा लिक्विड तो है नहीं, सेमी सॉलिड है, तो मूवमेंट क्या होगा? स्लो होगा। ऊपर भी रिजल्ट क्या मिलेगा? स्लो मिलेगा। इसलिए लाखों करोड़ों साल लग गए। तो इस बात को तुम ध्यान रखना होगा। एक एग्जांपल से समझा देता हूं। सपोज ये आपके सामने एक लैंड मास दिख रहा है, ये लिथोस्फीयर दिख रहा है पूरा क्रिस्टल जैसा, पूरा सॉलिड पार्ट दिख रहा है। लेट्स अज्यूम कि मैग्मा जो है आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया। तो खुद बुद्धि लगाइए कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो बीच में क्रैक्स होने लगेंगे कि नहीं होने लगेंगे? खुद बताइए, सोचिए। अच्छा, ये नहीं रुका, मान लो हजारों लाखों साल तक रुका ही नहीं, चलता जा रहा है। तो आप इमेजिन करो अगला डायग्राम क्या होना चाहिए? बीच में एक गैप क्रिएट हो जाएगा, बड़ा रास्ता क्रिएट हो जाएगा। देखो ये दूर हो गया, ये और रास्ता क्रिएट। अब इस रास्ते में क्या होगा? समुद्रों की कोई कमी है क्या हमारे अर्थ पे? पृथ्वी की कोई, पृथ्वी पर समुद्रों पानी की कोई कमी है? नहीं, वो पानी भर के इधर आ जाएगा। देखो कुछ नहीं, सिंपल है। ये जमीन का भाग अलग हुआ, ये दूर अलग हुआ। ये क्यों अलग हुआ? क्योंकि अंदर के मैग्मा ने इसको दूर कर दिया। अब जैसे दूर करा तो अंदर से लावा बाहर आ गया। यार सुनना शांति से, लावा अंदर से बाहर आ रहा है तो कूल डाउन होगा कि नहीं होगा? ठंडा होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। और ठंडा जब होगा तो वो क्या बनेगा? रॉक बनेगा। तो यहाँ पर देखो जब नीचे से ऊपर आ रहा था तो एक नया रॉक का निर्माण हो गया। अब उस रॉक में इधर उधर से पानी भर गया तो एक नया सागर का निर्माण हो गया। धीरे से आप देखो लैंड मास दूर होता जा रहा है और समुद्र का निर्माण भी होता जा रहा है। कहने का मतलब सिर्फ कॉन्टिनेंट में ओशन का फॉर्मेशन, मतलब सब कुछ पैरेलल और सबका कनेक्शन जो है वो क्या है? अंदर एस्थेनोस्फीयर। तो आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ये चीज होती है और ये चीज हो रही है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है वो झूठ नहीं है, सीधी बात। हो भी क्यों रहा है? मूव क्यों कर रहे हैं? तो ये जो मूव कर रहे हैं ये चीज क्या हो रहा है? एस्थेनोस्फीयर का। अभी इतना आपको समझ के चलना, ठीक है? अब अपन वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं। तो उसने कहा कि पहले एक लैंड मास था ये और धीरे से 7 हो गया। 7 ऐसे नहीं हुए। उनका मानना ये था कि ये पेंजिया सबसे पहले, सपोज ये एक लैंड मास है तो सबसे पहले ये दो हिस्सों में टूटा। उनके अनुसार पेंजिया को आज 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो रहा है ना, तो पहले सबसे पहले सपोज ये पूरा एक पेंजिया था, सपोज मान लीजिए कि पेंजिया, तो सबसे पहले ये दो हिस्सों में टूटा। दो हिस्सों में टूटा मतलब एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। क्यों टूटा? अंदर का मैग्मा ये दूर कर रहा है। और टूटने के बाद बीच में देखो एक समुद्र का निर्माण हो रहा है। भाई तुम सिंपल देखो, पहला लैंड मास ऐसा था, अब क्या हो रहा है? ये आधा और ये आधा टूट के इधर चला गया। तो यहाँ से जो लावा निकला वो नया रॉक बन गया, इधर उधर से पानी भर गया, तो यहाँ पे समुद्र का निर्माण हो गया। तो जो गैप है उसको, गैप को किसने फिल कर दिया? पानी ने। तो यहाँ इंट्रोडक्शन में वो यही समझाना चाहता है कि सबसे पहले जब पेंजिया था, जब वो टूटा दो हिस्सों में, देखो हमारी पृथ्वी दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है, आपको दिखाई देगी। दो हिस्सों में डिवाइड हो गया वो, और जब दो हिस्सों में डिवाइड हुआ तो ऊपर वाला हिस्सा कहलाया गया लोरेशिया। ये दुनिया को बता रहा है। और दक्षिण वाले को बोला गया इसने गोंडवाना लैंड। हमारी बेसिक पहली क्लास याद रखो। मैं आपसे अफ्रीका पूछूं, साउथ अमेरिका पूछूं, इंडिया पूछूं, अंटार्कटिका पूछूं, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे किस लैंड के पार्ट थे? ये सब के सब गोंडवाना लैंड के पार्ट। इंडिया के हाल तो देखो जरा एक बार, इंडिया कहां बैठा हुआ है? नीचे था, साउथ में था। इसलिए 6वीं 7वीं की जब पुस्तक पढ़ते हो सामाजिक विज्ञान सोशल स्टडी की, उसमें यही लिखा रहता है कि इंडिया एक पेनिनसुलर कंट्री है, पेनिनसुलर तीन और पानी से घिरे, एंड दैट वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा रही है। अब हमें पता ही नहीं वहां सिस्टम में ये गोंडवाना लैंड क्या है, बस बैठे हैं, स्पेलिंग सही कर ली, एक नंबर मिल गया, पास हो गए। बट आज तुम्हें समझ आया कि गोंडवाना लैंड एक्चुअल में अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा कंसीडर किया गया पेंजिया का साउथ वाला हिस्सा था। पेंजिया का दक्षिण वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड कहलाया गया, और नॉर्थ वाला हिस्सा, और ये गोंड शब्द जो है वो वहां की ट्राइब से ही आया है। लोरेशिया में थोड़ा शांति से आप देखोगे तो यूरोप भी है, एशिया भी है, और नॉर्थ अमेरिका की सेंट लॉरेंस रिवर से ऐसा याद रख सकते हो, तो लोरेशिया, यूरेशिया,
लॉरेशिया, ये हो गया आपका पूरा नॉर्थ वाला पोर्शन। तो पहले पेंजिया, ठीक है, पेंजिया के बाद में पूरा जो पानी लगा उससे उसको क्या बोला इन्होंने, पेंथलासा। जब ये टूटना शुरू हुआ धीरे धीरे, मैग्मा आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया, तो ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया, लॉरेशिया, और नीचे वाला क्या हो गया सर, गोंडवाना लैंड। अब अभी मैंने आपको दिखाया, जब दो लैंड मास टूटते हैं तो बीच में कोर देखने लगते हो क्या, आपकी जगह खाली होगी तो कोर देख लूंगा मैं, अंदर तक का कोर दिख जाएगा मुझे पृथ्वी में। नहीं देख लो ना, क्या दिक्कत है, ये लिथोस्फीयर खाली हो जाएगा तो अंदर कोर दिख जाएगा फिर अपने। भाई वो मैग्मा लावा ऊपर आ जाता है, उसको जगह मिल जाती है, तो बीच में समुद्र का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर भी एक समुद्र का निर्माण हुआ, और उसको उन्होंने जो नाम दिया वो दिया तेथिस सागर। समुद्र का नाम क्या था, तेथिस सागर। तेथिस सागर, अब जैसे ये जो गैप दिख रहा है ये वाला, इस सागर को उसने नाम दिया तेथिस, तेथिस सी। आज इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो तेथिस सी आपको उसका हिस्सा मेडिटेरेनियन जो आज सागर पड़ते हैं ना, वो तेथिस सागर का ही पार्ट है, उसकी लोकेशन से आपको खुद समझ जाएगा। मेडिटेरेनियन सागर वो तेथिस सागर का हिस्सा, आज से आज 200 मिलियन साल पहले जब टूटना शुरू हुआ था। तो अब हमारे लिए इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। अब तक की कहानी में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, हिंदी में हम इसे क्या कह रहे हैं, महाद्वीपीय विस्थापन पढ़ते रहो निखिल सिद्धांत। इसमें क्या पढ़ा हमने कि 1912 में एल्फ्रेड वेगनर ने ये थ्योरी प्रपोज की, ठीक, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसके अनुसार बिफोर 225 to 300 मिलियन ईयर्स एगो, 225 से 300 मिलियन वर्ष पूर्व हमारी अर्थ पर एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, मतलब एक तरह से महामहाद्वीप पाया जाता था, या एक स्थल मंडल था, और उस सुपर कॉन्टिनेंट को जो नाम दिया गया उसको क्या बोला गया, पेंजिया। ठीक है, इस चीज को याद रखें, क्या बोला गया, पेंजिया। इसको ऐसा भी लिख देते हैं किताबों में। तो पेंजिया का लिटरली मीनिंग क्या होगा, ऑल लैंड मास, संपूर्ण स्थल क्षेत्र को। ठीक है, तो ये पूरी जितने भी सिंगल लैंड मास था, मतलब डायग्रामेटिकली देखें तो ये वाले हिस्से को कह रहा हूं कि पूरा जो लैंड मास था हमारा, इसको इन्होंने क्या बोला, पेंजिया। तो 1912 में किसने ये सब प्रतिपादित किया, अल्फ्रेड वेगनर ने। उसने उनके अनुसार ये कहा कि बिफोर 225 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ हमारा एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसे हम पेंजिया कह रहे हैं। ठीक है, और ये सराउंडेड था, सराउंडेड बाय ओशियन, उसको क्या बोला गया, पेंथालासा। ठीक है, मतलब ऑल ओशियन, सबको मिलाकर, कि संपूर्ण महासागर मिलाकर बोला गया पेंथालासा, पूरी जो वाटर बॉडी। मतलब इसके अनुसार ये मान लीजिए मेरा अर्थ है, तो यहीं पर अफ्रीका था, यहीं पर साउथ अमेरिका, अफ्रीका लगा हुआ, इधर ही नॉर्थ अमेरिका, इधर ही यूरोप, इधर ही रशिया, इधर ही एशिया, इधर ही, ये सब पूरा मिलाकर ये आपके लिए क्या था, पूरा पेंजिया। और इससे लगा हुआ पूरा समुद्र क्या था अपने लिए, पेंथालासा था। देन समझ में आ गई बात यहाँ तक। फिर उसके बाद क्या हुआ, स्लोली धीरे धीरे पेंजिया जो था वो डिवाइडेड हुआ टू पार्ट्स में, दो हिस्सों में डिवाइड हुआ। नॉर्थ वाला हिस्सा क्या कहलाया गया, लॉरेशिया, साउथ वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड, जी सर, और इसके बीच का जो सी था उसको क्या बोला गया, तेथिस सी बोला गया। कहीं कहीं लॉरेशिया को अंगारा लैंड भी बोलते हैं, तो घबराना मत, अंगारा लैंड। तो ये लॉरेशिया हो गया, और नीचे वाला हो गया गोंडवाना लैंड, और बीच में जो समुद्र था वो टेथिस सागर था। और फिर धीरे धीरे आज प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह से ये टूटा और ब्रोक होकर दो हिस्सों से, लॉरेशिया और इंडिया किसका पार्ट है, इंडिया पूछ ले, अफ्रीका पूछ ले, साउथ अमेरिका पूछ ले, ऑस्ट्रेलिया पूछ ले, अंटार्कटिका पूछ ले, सब गोंडवाना लैंड। लिख लिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। फिर से मैं बोल रहा हूं, कहीं भी इंट्रोडक्शन लिखना पड़ जाए कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी का, यदि तुमने पेंजिया वर्ड का यूज नहीं किया, ठीक है, यदि तुमने पेंथालासा नहीं लिखा, PANTHALASSA, पेंथालासा नहीं लिखा, अगर तुमने लॉरेशिया नहीं लिखा, अगर तुमने गोंडवाना लैंड नहीं लिखा, और अगर तुमने तेथिस नहीं लिखा, ये 5 कीवर्ड्स नहीं लिखे, आपका इंट्रोडक्शन नहीं बनेगा। जब तुम कोई भी दुनिया की कहीं की भी किताब पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में स्टार्टिंग में तुम्हें यही पढ़ना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तक तो वो पेंथालासा ही था, बीच वाला हिस्सा जो था वो तेथिस बन गया था। उनको शांति मिल गई जिनको नोट्स की हड़बड़ी थी। आकाश, तुम्हारा बेटा समय होने वाला है, तुम बीच में कभी कहते हो वोल्केनो पढ़ा दो, बीच में कहते हो तुम पीडीएफ दे दो, तुमने एनसीईआरटी पढ़ी, तुम्हें जो इतने दिन से कह रहा था, समय हो गया अपना, जो क्लास में चल रहा है उस पर फोकस करो, क्लियर हो गया। अब ये अल्फ्रेड वेगनर जो है दुनिया को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि किसी को बताना है तो बोले मैंने ऐसे बता दिया कि पूरी दुनिया एक ही पेंजिया था, इससे लगा हुआ पेंथालासा था, और इसके बीच में एक सागर था जिसे हम लोग कह रहे हैं तेथिस सागर, सब कुछ हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बात सही है क्या, ये सागर वागर ये मूव क्यों कर रहा है, ये सब कुछ कैसे, तो तुम कहोगे कि हाँ बात तो सही है, क्योंकि तुमको मैंने अभी तुरंत एस्टेनोस्फीयर बता दिया। बट ये अल्फ्रेड वेगनर को थोड़ी पता था कि अंदर ये एस्टेनोस्फीयर के कारण मूवमेंट हो रहा है, वो तो तुम्हें समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको समझा दिया। जी हाँ, तो जब सबसे पहले तुम दुनिया के सामने ये बातें रखोगे ना कि पृथ्वी सब एक थी और ये और वो, दूसरा तुरंत सवाल आएगा कि व्हाट आर द एविडेंसेस, इस बात का प्रूफ क्या है कि पृथ्वी टूट के जुड़ रही है, क्योंकि हम तो आज रह रहे हैं, हमें तो अफ्रीका यहाँ दिख रहा है, इंडिया यहाँ ऊपर दिख रहा है, तुम कैसे करोगे नीचे था, व्हाट आर द एविडेंसेस। अल्फ्रेड वेगनर को ये बात पता थी कि दुनिया बड़ी जहर है भाई साहब, पूछेगी जरूर। तो अल्फ्रेड वेगनर ने जाते से कह दिया प्रूफ, प्रूफ दूं बोले, दो बोले प्रूफ। इन्होंने कहा कि जब मैं सारे कॉन्टिनेंट्स को एक पजल की तरह बनाता हूं तो बड़े अच्छे से कनेक्ट हो जाते हैं। वो कनेक्ट होते हैं मतलब आज भी उनके बीच में सारे कोस्ट लाइन यदि मैच कर रहे हैं, इट मींस दैट वो कभी ना कभी तो इकट्ठे रहे होंगे। उदाहरण के तौर पे
पहला जब एविडेंस दिया उन्होंने तो उन्होंने कहा जिग्सॉ फिट। व्हाट इज जिग्सॉ फिट? जिग्सॉ फिट का मतलब आज आपको भी आश्चर्य होगा आधो लोगों को कि अफ्रीका है। कभी शांति से अफ्रीका को गौर करके कभी ध्यान देना इनको, ये कॉन्टिनेंट्स को आप देखोगे तो बड़े फिट हो जाएंगे। तो ये कहना चाह रहा हूं मैं कि अल्फ्रेड वेगनर ने जब एविडेंस शुरू किया तो सबसे पहला एविडेंस जो दिया वो यही दिया। क्या दिया? कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका दोनों को यदि आप चेक करोगे तो इन कॉन्टिनेंट्स की कोस्टलाइन बड़ी आपस में मैच हो जाती है, कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये हो गया कि महाद्वीपों के बीच में उनकी जितनी भी तटरेखाएं हैं उनमें एक रूपता समानरूपता थी जो आपस में आकर मिलने लगी। और ये जिग्सॉ फिट आपको एज इट इज शब्द याद रखना, हिंदी वालों को एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा हुआ। इट मींस दैट कि तुम अब ये वाला जो गैप है इसको तुम यहां फिक्स कर सकते हो। देखो अफ्रीका के एज इट इज पजल जमा हो जाएगी। और ऐसा नहीं, धीरे धीरे ध्यान दोगे तो पूरा कॉन्टिनेंट, सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से फिट हो जाएंगे आराम से। अब यदि एक साथ नहीं लगे होते तो फिट कैसे होते? तो एक सबसे बड़ा एविडेंस हो गया ये तो कि भाई जिग्सॉ फिट। जिग्सॉ फिट का मतलब ये कि सारे कॉन्टिनेंट्स की अपनी कोस्टलाइन आपस से कनेक्ट होकर मैच कर गए, एक पजल की तरह जो है। तो समझ रहे हो पूरा टॉपिक का फ्लो समझ में आ रहा है आपको? पहले इंट्रो पढ़ा अपन ने, इंट्रो में लोगों को बताया गया कि भाई ये होता है, हमारी पृथ्वी ऐसी थी नहीं, पहले थी, सब एक साथ लगे हुए थे, फिर टूट के जुड़ के अब ये इकट्ठे हो गए। तो लोगों को आश्चर्य होगा कि ये कैसी बात कर रहे हो कि पृथ्वी आज जो दिख रही है वो अपने प्लेस से मूव कर रही थी, इसके कॉन्टिनेंट दूर हो रहे थे और ये वो। इसका लोगों ने एविडेंस पूछना शुरू किया। तो एविडेंस ने उन्हें सबसे पहले बोला कि देखो भैया तुम सारे कॉन्टिनेंट को चेक कर लो, आपस में फिट हो जा रहे हैं। किसने बोला? ये अल्फ्रेड वेगनर ने एविडेंस दिया। पर दुनिया कहती देखो वेगनर साहब, आज के टाइम पे दुनिया बड़ी डिजाइनर लोग हैं, तुरंत पेंटिंग बना सकते हैं, किसी भी चीज की डिजाइन बना सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को एक कैट तक बना दिया लोगों ने, बिल्ली बना दिया था भाई। तो ये तो ड्राइंग है, कोई भी बना देगा, बताओ। डिजाइनिंग तो कुछ भी कर सकता है आदमी। एंड ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि चलो मिल गए, पर ये बात थोड़ी प्रूव हो गई साइंटिफिकली कि भैया जो है सारा कॉन्टिनेंट एक साथ लगे हुए थे या कॉन्टिनेंट मूव कर रहे थे। तो जिग्सॉ फिट में लोगों को मजा नहीं आया सर। उन्होंने कहा कि अरे एविडेंस हमें और लगेंगे, मजा नहीं आया। बोले ठीक है। अब अल्फ्रेड वेगनर को भाई साहब गुस्सा आया। उन्होंने कहा रुको बताता हूं तुमको एविडेंस क्या होता है। अल्फ्रेड वेगनर ने थोड़ा एक्स्ट्रा सोचा कि आज मुझे कॉन्टिनेंट अफ्रीका यहां दिखता है, बोलो हाँ। साउथ अमेरिका मुझे यहां दिखता है, बोलो हाँ। और सच में थोड़ी देर मैं पहले स्वीकार लूं कि आपस में कनेक्टेड होंगे यदि, तो डेफिनेटली कुछ तो यहां पर सिमिलरिटी होनी चाहिए ना, इनके मिलन पॉइंट पे, जब मीटिंग पॉइंट हो रहा है। और भाई साहब अल्फ्रेड वेगनर रुके नहीं, चले गए और जाके जब देखा उन्होंने तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका के यहाँ के जो रॉक्स थे ना, चट्टान रॉक्स, उनका टाइप एक जैसा मिला, एक जैसी चट्टान। रॉक्स का टाइप एक जैसा, साथ में रॉक्स की एज, उम्र भी एक जैसी। भाई एक टाइम पे बने होंगे तभी तो पास में रहे होंगे। तो उन्होंने देखा अरे भैया मजा ही आ गया रॉक। इट मींस दैट कि जब आप कॉन्टिनेंट्स ऑफ अफ्रीका और साउथ अमेरिका को बैक टुगेदर अगेन फिट करते हो यदि दोबारा, तो तुम्हें क्या पता लगता है कि सिमिलर रॉक टाइप, एक प्रकार की चट्टान, एक ही प्रकार की चट्टान, साथ में चट्टानों की जो आयु है वो भी एक जैसी पाई गई। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि हो सकता है ये सब कॉन्टिनेंट एक साथ लगे हुए हों। इनने अफ्रीका को चेक करा, उधर नॉर्थ अमेरिका के कोस्टलाइन को चेक किया, बड़ी सिमिलरिटी मिली सर रॉक्स में। अब ये तो कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि साउथ अमेरिका यहां बैठा है, जिस दिन साउथ अमेरिका बन रहा था उसी दिन अफ्रीका तैयार हो रहा था। यहां तो जो है लोगों को हार मानना पड़ेगा। जी हाँ, तो सेकंड एविडेंस हमारे लिए क्या था? रॉक्स की एज और रॉक्स का टाइप, उम्र हो गई और प्रकार, आयु और प्रकार। बोले ठीक है चलो, नहीं अल्फ्रेड ना 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 तुमने छेड़ा है मेरे को, अब तो तुमको एविडेंस, अब मैं ढेर लगा दूंगा एविडेंस, तुम रुको मुझे। अच्छा ठीक है, और एविडेंस लाओ। अब गए ये नॉर्थ अमेरिका में घूमने। कहां गए बेटा? नॉर्थ अमेरिका। अब फायदा मिलेगा उन बच्चों को जिन्होंने लास्ट मंथ वर्ल्ड मैप पढ़ा। याद करो वर्ल्ड मैप में हमने एक माउंटेन पढ़ा था यूएसए में, देयर इज अ माउंटेन कॉल्ड अपैलेशियन माउंटेन। और अपने नोट्स में कभी देखना तो अपैलेशियन में मैंने ओल्ड माउंटेन्स का एग्जांपल लिखा था, बहुत पुराने। ठीक है, और हमने इधर यूरोप में जो है जोलन नाम के माउंटेन्स पढ़े थे, जोलन, स्कैंडिनेवियन, सेरेडोनियन। आज तो ये नॉर्थ अमेरिका यहाँ है, यूरोप यहाँ है। अब टेक्निकली यदि सारे कॉन्टिनेंट्स एक थे तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका ज्यादा दूर थोड़ी होंगे, पास में ही होंगे। यदि मैं पेंजिया के हिसाब से देखूं तो यूरोप नॉर्थ अमेरिका पास में लगे हुए हैं। और यदि ये बात सही है तो इनमें भी कुछ सिमिलरिटी मिलनी चाहिए, और यही हुआ। बाद में पता लगता है कि ये सारे के सारे जो पर्वत तुमने पढ़े थे वो एक सिंगल माउंटेन रेंज के पार्ट थे। हैप्पी बर्थडे, वाह वाह। मतलब तुम समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि अपैलेशियन माउंटेन्स के रॉक, जो जो हां यूएसए में यहाँ के रॉक, अपैलेशियन माउंटेन्स के रॉक, और जो स्कैंडिनेवियन सेरेडोनाइट्स जो माउंटेन्स हैं, दे आर वेरी सिमिलर, बहुत एक जैसे। और उनकी उम्र भी, आयु दोनों, अच्छा किस्मत से हम पढ़ते हैं ना, दोनों माउंटेन्स को हम रेसिडुअल लिखते हैं, दोनों पुराने पर्वत की कैटेगरी में। पर्वत भी एक जैसे हो रखे हैं। इट मींस दैट देखो आज अपना हिमालय पर्वत है, ठीक है, आज तुम यहाँ जी रहे हो, आज हिमालय पर्वत बना। अब आज से 1 लाख साल बाद मान लो ये इतना हिस्सा टूट के इंडिया का ये पोर्शन इधर ट्रैवल कर गया और ये इधर ट्रैवल, और उस टाइम कोई आके दावा करे ये तो अलग ही थे, तुम पैर रख दो उसके ऊपर, क्योंकि तुम्हारी आंखों के सामने पर्वत एक साथ थे। यहाँ भी वही हो रहा है कि आज तो लोग भले नहीं मान रहे, लेकिन जब तुम पास्ट कनेक्ट करके देखोगे तो बुद्धि घूम जाएगी कि यार ये तो सब एक ही रॉक का था, एक ही टाइम का था, सब कुछ ये कैसे कोइंसिडेंस हो गया। इसलिए मैं तुम्हें शुरू में बोल दिया, ध्यान रखना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ये हो चुका है। कई बार क्या करते हैं लर्नर्स, सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं इन थ्योरीज में, भरोसा ही नहीं करते। कैसे होगा ये, इसे ये नहीं पता कि तू प्रिपरेशन कर रहा है यूपीएससी, नहीं ये नहीं पता, ये ऐसे थोड़ी होता होगा, ऐसे कैसे हुआ होगा। और फिर जब वो कंफ्यूजन खड़ा करता है अपने दिमाग में, और फिर जब क्वेश्चन आता है तो सवाल से भी एग्जाम में पूछेगा कि आप कौन, आप क्यों आ गए, क्वेश्चन से क्वेश्चन कर रहा है। एक आध प्रीलिम्स नहीं निकलता, बिल्कुल सीधे बैठ जाता है और चुपचाप जो सर कह रहे हैं वो सुन लो, पढ़ लो, पेपर निकल जाए। एक आध प्रीलिम्स लगता है झटके, सब सीधी लाइन एकदम सीधे, कुछ नहीं काम की चीज पढ़ूंगा, बाद में सब ज्ञानी बन जाऊंगा। इसी बात पे आप मेरे को 3 एविडेंस बता के बताओ। पहला क्या था? जिगसॉ फिट। पहले तो तुम यदि सबको फिट करते हो तो बड़ी फिटिंग हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रॉक्स की जो एज है और जो टाइप है, जो प्रकार है चट्टान का और जो उसकी आयु है वो क्या है, एक जैसी। और तीसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं सिमिलर माउंटेन रेंज। रॉक्स जो है माउंटेन रेंज के बड़े, माउंटेन रेंज, माउंटेन पर्वत श्रेणी जो है वो सेम पाई गई सर, एक जैसी पाई गई, उसकी उम्र आयु वगैरह सब। तो बढ़िया, मजा आ गया सर, बोले तो गजब चीज है सर, बोले। ठीक है, अब मैं अगला आपको पढ़ाने वाला हूं टिलाइट डिपॉजिट्स।
टिलाइट डिपॉजिट्स। अब ये समझ में नहीं आता बच्चों को कि क्या है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पहले बेसिक नॉलेज लेना पड़ेगा। अब तक के 3 एविडेंस क्लियर हो गए। अब हम बढ़ते हैं कि एक बहुत ही गजब का एविडेंस दिया, मतलब बहुत साइंटिफिक एविडेंस दिया। हाँ, तो देखते हैं कि क्या है ये सर। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे नेचर को कभी आप बहुत करीब से ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको लगेगा कि सर मतलब क्या व्यवस्था करी है भाई साहब ऊपर वाले ने। मतलब कोई पर्वत है जैसे, ठीक है, ये तो बढ़ता ही चला जाएगा, फिर इसको घमंड हो जाएगा। तो उसके लिए ऊपर वाले ने क्या करा कि रुको, बारिश करा के देता हूँ, रुको ग्लेशियर से हिमानी बर्फ देता हूँ तुमको, कि जब पिघलेगा तो ऐसे नदियां शुरू होंगी। राइट। और जब ये नदियां शुरू होंगी तो ये नदियां इन पर्वतों को काटेंगी, इरोड करेंगी, और वही पर्वत जो बढ़ रहे थे वो कट कट कर करके उससे मैदान बन जाएगा, मिट्टी सेडिमेंट्स यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बोलो। वेल डन। अब आज के टाइम पे नदियां बह रही हैं, नदियों से ये वाली मिट्टी बन गई, लोग यहाँ खेती कर रहे हैं। नहीं समझ में आता तो उत्तराखंड और हिमाचल से निकल के नदियां बिहार, यूपी, इधर पंजाब, हरियाणा में कितने बढ़िया खेती के मैदान बनाए हुए हैं, किसने मिट्टी लेके नदी में। एग्जैक्टली। अब आज से मैं, आज यार ये नदियां चल रही हैं, आज मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम की जब क्या है, हाँ, ग्लोबल वार्मिंग का जमाना है। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? कि जहां पर टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, मतलब ये बर्फ पिघलते हुए नदियों का रूप देख रहे हैं। यदि मैं आज से, सर नोट्स कब लिखाओगे प्लीज बता दो ना सर, हम कंफ्यूज है कि नोट्स अभी लिखे हैं बाद में। कौन है यार? अरे ये लिखवा के तो दिए हैं आपको, ये और क्या था, इंट्रोडक्शन का ये नोट्स क्लास छोड़ के चले गए थे कि पानी वानी पीने, चाय वाय पीने। ये वाली जो स्लाइड थी ना नोट्स थे, तो अब क्या करना, आप रिकॉर्डिंग आराम से जो है देख के और ये नोट डाउन कर लेना। कहीं गए थे मेरे को लग रहा है। हाँ चलो, अब शांति से जरा ध्यान, अरे नहीं भैया बच्चों को लगता है सर इन पे ध्यान क्यों दे रहे हैं, जरूरी है, इनको भी जरूरी है, नहीं तो ये यही कहेंगे जाके भैया सर ने लिखवाओ नहीं, सब कराया मैंने, ध्यान दे, क्लास में बिल्कुल ध्यान रखा करो यार, पता नहीं कहाँ चले जाते हो तुम बीच में। तो अभी तक अपन ने क्या डिस्कस कर लिया, सिंपल, कि आज के टाइम पे पर्वतों से जो नदियां शुरू होती हैं वो सारे सेडिमेंट लेकर यहाँ जमा करती हैं। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को? ये सेडिमेंट्स, और आज हम जी रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के जमाने में, मतलब ज्यादातर ये नदियां हमें दिखाई देती हैं पर्वतों से आती हुई। लेकिन ध्यान दें, आज से यदि मैं 100-200 मिलियन साल पहले चला जाऊं, और उसके पहले चला जाऊं, तो एक समय हमारी पृथ्वी पर आइस एज वाला भी था। ओह भाई साहब, आइस एज समझते हो? आइस एज मतलब पृथ्वी पूरी जमी हुई थी बर्फ से। जी हाँ। अब वो आइस एज में आपको स्नो बहुत दिखाई देगा, बर्फ ज्यादा दिखाई देगा। अच्छा, अल्फ्रेड वेगनर 200-300 मिलियन साल पहले की बात कर रहे हैं ना, तो उस टाइम की हम बात करें। तो अब ये समझना है कि उस टाइम पे भी जब वो ग्लेशियर मूव करते थे, नदियों जैसे तो नहीं करते, बहुत स्लो मूव करते हैं ग्लेशियर, धीरे धीरे मूव करते हैं क्योंकि जमे हुए रहते हैं। पर वो भी जब पर्वत से गुजरते हैं तो वो भी रोड करते हैं, जैसे आज नदियां रोड करती है वैसे पर्वतों को रोड ग्लेशियर्स भी करते हैं। तो जो ग्लेशियर से जो सेडिमेंट्स आते हैं, जो अवसाद आते हैं, उनको कहते हैं हम लोग टिलाइट। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, उसके लिए वर्ड यूज किया जा सकता है टिलाइट्स। तो टिलाइट्स क्या होते हैं? तो ग्लेशियर जो होते हैं, बर्फ का जो क्षेत्र होता है, जब वो पिघलता इरोड होता है, तो उस दौरान जो सेडिमेंट्स होते हैं, उस दौरान जो अवसाद होते हैं, सेडिमेंट जो होते हैं, उनको हम टिलाइट्स कहते हैं। अब और थोड़ा सा हम इसको आसान करते हैं, शांति से सुनना। यदि एक माउंटेन यहाँ पर, ये एक है, ये है, और दूसरा माउंटेन ये है, यदि यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है और यहाँ से बर्फ धीरे धीरे मेल्ट होकर जा रहा है, स्नो, किसकी स्पीड तेज रहेगी? स्पीड किसकी तेज रहेगी? रहेगी। पता है दोनों का इरोजनल एक्शन कैसे दिखेगा? नदी पता है पर्वत को एकदम ऐसे इरोड कर देगी, स्ट्रेट में, पूरा पर्वत जो इतना जो था वो पूरा स्ट्रेट में एकदम तीव्रता से। और स्नो को तुम देखना, स्नो जब इरोड करता है ना, तो स्नो हमेशा जब इरोड करेगा तो स्नो का इरोजन जो होगा ना वो हल्का ऐसा कर्व शेप में, धीरे धीरे कर्विंग नेचर दिखेगा आपको, क्योंकि बहुत स्लो, आराम आराम से मूव करता है स्नो। तो आज से 200-300 मिलियन साल पहले जो सेडिमेंट्स रहे होंगे वो स्नो ने करे होंगे। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके सामने ये मैं डायग्राम बता रहा हूँ, ये पत्थर देख रहे हो आप, चट्टान दिखाई दे रही है तुम्हें, इसमें खुद सोचो कि पानी फ्लो कर रहा होगा क्या? इसको जो शेप दिया होगा वो किसने दिया होगा? ग्लेशियर। क्योंकि पानी फ्लो करता है ना, नदी फ्लो करती है तो बहुत तीव्रता आती है इसमें, एकदम स्टीपनेस आ जाती है, ढाल तीव्र हो जाता है इसका, और ये जो शेप दिया है ये ग्लेशियर ने दिया। तो इसके आगे जो सेडिमेंट, जो मिट्टी वगैरह पड़ी रहेगी, ज्यादातर वो किसने बनाई होगी? ग्लेशियर। तो ग्लेशियर या हिमानी के द्वारा जो सेडिमेंट आते हैं, जो अवसाद आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? टिलाइट्स कहते हैं, जो बहुत पुराने हैं। तो आज के बाद तुम टिलाइट शब्द को कभी भी पढ़ो तो पहला तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, किसने बना के दिया इसको? स्नो ने। क्या है ये? सेडिमेंट, अवसाद, मिट्टी है एक तरह से। अब वो पुराने सेडिमेंट जब इकट्ठे देखे गए अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, तो इंडिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया में ये सारे जितने भी अवसाद थे, जितने भी हिमोर थे, वो सब एक जैसे पाए गए, एक जैसे पाए गए। मतलब आज गंगा के मैदान जो बने हैं वो एक टाइम पे बने, बोलो आज मैं इसको यहां से अलग कर दूं मैदानों को, और इसको कहीं 500 किलोमीटर दूर ले जाऊं और 500 किलोमीटर इसको दूर ले जाऊं, पर इनकी सिमिलैरिटी तो मिक्स एक जैसी रहेगी, भले तुम मैं कितनी दूर ले जाऊं, रहेंगे तो सिमिलर ही ना ये। तो आज भले ही ये कितनी दूर है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये फिर एक जैसे मैच क्यों कर रहे हैं? टिलाइट सबको, जितने सेडिमेंट है इनमें एक समानता क्यों दिखाई दे रही है? इसका मतलब ये तभी बने हैं जब एक जगह पर थे, और उस टाइम जब ये एक रहे होंगे, उस टाइम स्नो टाइम रहा होगा, और उस टाइम जो सेडिमेंट रहे होंगे वो सब एक जैसे मिले यहाँ। तो द कॉन्टिनेंट्स वर पार्ट ऑफ अ सिंगल लार्जर कॉन्टिनेंट। इट मींस दैट कि वेगनर ने कुछ ऐसे एरियाज देखे जहां पे आइस शीट्स अवेलेबल थी, और फिर उन जगहों पे देखा तो सेडिमेंट्स जो थे, टिलाइट डिपॉजिट्स, वो सब एक जैसे पाए गए। अच्छा, पता कैसे लगता है प्रैक्टिकली टिलाइट्स कैसे दिखते हैं? उसकी एक इमेज दिखा रहा हूं, एक मिनट रुकना जरा। ये देखो, ये डायग्राम दिख रहा है।
ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है। इनमें एक चीज आपको क्या दिखाई दे रही है कि बीच में कुछ ये सेडिमेंट्स फंसे हुए हैं इसमें। ये दिख रहा है, ये कोई एक सिंगल रॉक है क्या? नहीं, सब सेडिमेंट्स का, और इतने हजारों सालों में कॉम्पैक्ट हो गए, मजबूत हो गए, सेडिमेंट से बने हुए हैं। तो ऐसे रॉक्स जो बने होंगे, उन्होंने कहा कि आज फिर पूरे इन रीजन में ये सब एक जैसे क्यों मिल रहे हैं? यहाँ भी वही सेम, यहाँ भी सेम। लेट्स अज्यूम फॉर एग्जांपल कोई एक सैंपल रॉक लिया, ये वाला, ये वाला, तो ये सभी जगह क्यों मिल रहा है ऐसे ही सेम पैटर्न का? इसका मतलब जब बने होंगे तो ये सब एक जगह पे होंगे। अब ये भी कैसे बना होगा वो भी एक मिनट दिखा देता हूं मैं, रुकना जरा फिर से। ध्यान देना, इतना तो समझ में आता है कि कोई भी चीज जब मान लो ग्लेशियर इरोड कर रहा है तो वो रॉक टूटेगा, टूट टूट कर नीचे जमा हो जाएगा। ये इस तरह का ये मिट्टी निकल के आएगी। किसी पर्वत को आप जब तोड़ोगे या कोई पर्वत से मिट्टी निकल के आएगी या कोई भी रिवर वगैरह भी ला रही, ग्लेशियर भी ला रही है, तो ये ऐसा मिट्टी इसको हम अवसाद कहते हैं। दीज आर द सेडिमेंट्स। लेकिन एक लंबे समय के बाद, हजारों सालों के बाद, एक के बाद एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर जमा जब होता चला जाएगा, तो ये कॉम्पैक्ट कठोर हो जाएगा, तो ये ऐसा बन जाएगा। आई बात समझ में? तो ये समझ में आई रॉक बनते कैसे? लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे कोई माउंटेन था और यहाँ पे आइस थी, आइस शीट थी। अभी जब पिघले तो यहाँ पे सब सेडिमेंट इकट्ठे होते चले गए, आज ये हो गए, इसके बाद फिर कल और दूसरे आ गए इसमें, फिर और आ गए इसके बाद, ये एक के बाद एक के बाद आते आते ये बिल्कुल कठोर हो जाते हैं लंबे समय। अब जितने, अब ये मान लो यहाँ बन गए, अब आप मान लो आज लाखों सालों में इधर उधर हो गए, ये भले कहीं चला गया, ये कहीं चला गया, ये कहीं चला गया, यहाँ कहीं चला गया, पर भाई थे तो सिमिलरिटी ना इसमें। तो ये अल्फ्रेड वेगनर यही कह रहे हैं कि इस तरह के जो रॉक्स हैं वो हमें हर जगह क्यों दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो एक जैसे, कि यदि ये रॉक यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये सबके सब जो है एक साथ आपस में कनेक्ट रहे होंगे, तभी उस दौरान ग्लेशियर से सेडिमेंटेशन हुआ है और सभी एक जैसे रॉक्स बने। तो याद रखना कि आज के बाद टिलाइट वर्ड कोई बोल दे आपसे, हिंदी इंग्लिश शब्द बराबर है इसका भी, टिलाइट, तो सबसे पहला दिमाग में आना चाहिए इसको किसने बनाया, इसको जो बनाया या इसको इरोड, इसको अपर्दन किसने करा, इसका अपर्दन किसने करा, ग्लेशियर ने। और ग्लेशियर के बाद ये क्या बना, सेडिमेंट। सेडिमेंट अभी बताया था जिसे हम क्या कहते हैं, अवसाद। अवसाद और सेडिमेंट जो है ये इस तरह का, ये मिट्टी वगैरह जो सब निकल रही है, अब इसके बाद ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा एक लंबे समय के बाद और ये इस तरह की रॉक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इनको हम लोग फिलहाल क्या कह रहे हैं, इनको हम लोग टिलाइट्स बोल रहे हैं कि सेडिमेंट से जो रॉक बना है उसको हम टिलाइट कह रहे हैं। बट सेडिमेंट नदियों द्वारा बनाया गया वो नहीं, पुराना था तो वो ग्लेशियर। आज यदि नदी का बोलोगे तो आप एलुवियल वर्ड यूज करते हो, जलोढ़ वर्ड यूज करते हो पानी से, और वो किससे था, ग्लेशियर से। तो उसने आज एलुवियल को क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि वो आज की बात थोड़ी कर रहा है, वो तो पुरानी बात, पुराने कंक्लूजन लेके आ रहा है। तो कोई पूछे कि व्हाट इज टिलाइट, तो अपने को पता होना चाहिए टिलाइट सेडिमेंट्री रॉक है जो किससे बना है, डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर्स, मतलब जो भी हिमानी है उनके निक्षेपण से बना है, निक्षेपण से बना है। और ऐसे रॉक्स हमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका में दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये सब एक टाइम पे एक जगह थे तभी बने, क्योंकि आज यदि बनते तो खुद सोचो कि कैसे साउथ अमेरिका और इंडिया के एक जैसे रॉक मिलेंगे, खुद सोचो यहाँ और यहाँ एक जैसे कैसे बन जाएंगे। यहाँ तक क्लियर होगी कहानी सबको? तो अब तक जो है, हाँ, ध्यान से सुनना, अब तक हमने क्या करा, जिग्सॉ फिट के बारे में बात करी। जिग्सॉ फिट समझ में आ गई बात, वेल डन, कि सब कॉन्टिनेंट्स आपस में फिट हो रहे हैं। दूसरा, रॉक्स की क्या थी सर, एज और टाइप, ये दोनों क्या निकले, सेम निकले। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी इसमें, तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें थी कि माउंटेन जो रेंज है वो भी सेम पाई गई, पर्वत श्रेणी जो है वो एक जैसी पाई गई। चौथी इंपॉर्टेंट बात, टिलाइट डिपॉजिट। टिलाइट डिपॉजिट्स क्या है, टिलाइट डिपॉजिट्स क्या है, ऐसे रॉक्स, ऐसे सेडिमेंट्री रॉक्स जो ग्लेशियर से बने हैं, जो ग्लेशियर के इरोजन से बने हैं। उस समय ग्लेशियर रहे तो उन्होंने इरोड किया और उसी से जो रॉक बने, अब वो पूरे हर जगह एक जैसे मिल रहे हैं, वो भी एक एविडेंस हो गया सर। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? आगे बढ़ेंगे अगले उसमें, नेक्स्ट वाला एक और है इसमें, प्लेसर डिपॉजिट्स। एक शब्द और मिलेगा, प्लेसर डिपॉजिट्स, प्लेसर निक्षेप। अब ये क्या होता है सर, इसको भी एग्जांपल से पहले समझना पड़ेगा आपने, ठीक है? हाँ, ध्यान से सुनना। कोई मान लीजिए पर्वत है, ठीक है, रॉक्स हैं इसमें, यहां से कोई नदी निकली, नदी यहां से सब लोड करके ला रही है मटेरियल, ओके, वेल डन। अब खुद सोचो कि ये नदी जो है, फॉर एग्जांपल नदी के किनारे मिट्टी जमा हो रही है और उस सॉइल में तुम्हें गोल्ड मिल जाता है। क्या मिल जाता है, गोल्ड। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि ये जो गोल्ड है कहां से आया, तो तुम कहोगे नदी ने लाई। अब मैं कहूंगा नदी कहां से है, इन पर्वतों से। तो गोल्ड का सोर्स एक्चुअल में क्या रहा, सोर्स जो है, सोर्स क्या था, ये माउंटेन एरिया से सोर्स, ठीक है। आगे बात और आसान करते हैं। झारखंड में छोटा नागपुर प्लेटू एरिया है, छोटा नागपुर प्लेटू एरिया, वहां से एक नदी निकलती है, सुवर्ण रेखा। नाम ही सुवर्ण है, मतलब ऐसा माना जाता है कि उस नदी के आसपास के क्षेत्रों में आपको गोल्ड मिलते हैं, गोल्ड, सोना। अब कल को ये हिस्सा अलग हो गया, मान लो गोल्ड वाले एरिया कहीं अलग रह गए, तो आप खुद समझना कि जब गोल्ड तुम्हें मिलेगा तो साइंटिस्ट की बुद्धि घूम जाएगी कि यहाँ गोल्ड आ कैसे गया, सोर्स तो है नहीं इसका, कोई ने तो लाया होगा, मिनरल्स कहाँ से लाया। तो ऐसा एक बहुत बड़ा आश्चर्य हमें दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है कि जब हम लोग अफ्रीका को देखते हैं, शांति से सुनना है ना ध्यान से, जब हम अफ्रीका को देखते हैं, अफ्रीका समझ गए, तो गोल्ड हमें मिलता है घाना में। यहाँ एक देश है घाना, यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, गोल्ड। बट वो जो गोल्ड जहाँ से आया है, सोर्स उसका उद्गम, वो आपको ब्राजील में मिलता है। ब्राजील मतलब कहाँ जाना पड़ेगा आपको, साउथ अमेरिका। इसका सोर्स, उद्गम स्थान यहाँ पर है और गोल्ड यहाँ मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपस में क्या रहे होंगे, कनेक्टेड रहे होंगे। प्लेट्यू एरिया ये है, यहाँ पर गोल्ड के सोर्सेज हैं और एक्चुअल इसका जो गोल्ड है, मान लो नदियों ने लेकर भी चली गई होंगी तो गोल्ड यहाँ इकट्ठा कर दिया था, तो आज मिलता यहाँ है। और उसका उद्गम देखोगे, उसकी वीन्स जो होगी यहाँ पर। तो ये भी तो प्रूफ हो गया मिनरल्स भी, कि जैसे तुम रॉक्स की एज वगैरह देख रहे हो, तो रॉक्स में जो मिनरल्स हैं उनको भी आप तुम कनेक्ट करोगे तो वो भी मैच कर जाते हैं। तो गोल्ड जो है तुम्हें घाना पे मिलता है, बट उसका सोर्स कहाँ मिल रहा है, ब्राजील में मिल रहा है। इसका मतलब सीधी बात है कि जो गोल्ड आया है वो ब्राजील के पठार से आया है। और वो कब आया होगा, जब दोनों आपस में
कनेक्टेड रहे होंगे। ये बहुत बड़ा मतलब एविडेंस मिला था। तो मिनरल्स का एविडेंस, प्लेसर डिपॉजिट्स, गोल्ड का एविडेंस भी आप एग्जांपल कर सकते हो। अब मुझे एक चीज और तुम समझाओ, आज का तुम मैप इमेजिन करो, आज का तुम मैप इमेजिन करो, कंगारू कहां पाए जाते हैं? कंगारू कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। तुम इंडिया में रह रहे हो, कभी ऐसी खबर सुनी क्या कि तमिलनाडु में मछुआरे ने मछली पकड़ते समय उसके मछली के जाल में कंगारू आ गया? ऐसी नहीं सुनी तुमने? पकड़ा मछली रहा था, मछली आई, मोटी मछली आई, खींचो खींचो खींचो, देखा तो कंगारू लटक रहा। चीता जो था, अफ्रीकन चीता, उसको तुमने हवाई जहाज से लाए थे भाई साहब, खुद तैर के दौड़ के नहीं आ गया होगा। कहानी का मतलब यह है, जब आप एलिफेंट को भी पढ़ते हो तो एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट में बड़ा अंतर है, क्योंकि क्लाइमेट, लैंड मास सब कुछ चेंज हो रहा है। सीधी सी कहानी है कि इतने बड़े बड़े समुद्रों को, इतने बड़े बड़े महासागरों को लांघ कर कोई जीव जा सकता है कि एक जीव से यहाँ तक? बहुत मुश्किल है। पक्षी तो है नहीं कि बोले माइग्रेट करिए। जब कुछ जीवों को देखा गया, उस समय के जीव, आज के तो जीव अलग प्रकार के हो गए, मानव रूपी जीव भी मिलते हैं, उस समय कुछ अलग जीव हुआ करते थे। उस समय कौन मिलता था? मेसोसोरस मिलता था, डायनासोरस के चच्चा। मेसोसोरस देखा होगा तुमने, रेप्टाइल है। सिग्नोग्नेथस, सिग्नोग्नेथस, लाइस्ट्रोसोरस, जी सर। तो ऐसे जीव जंतु मिलते थे। वो भाई साहब साउथ अमेरिका में भी मिल रहा है और अफ्रीका में भी मिल रहा है। बताओ, ये देख रहा हो गेंडे का भैया लाइस्ट्रोसोरस, ये अंटार्कटिका में भी मिल रहा है, इंडिया में भी मिल रहा है, अफ्रीका में भी मिल रहा है। तो आज अंटार्कटिका में कहां मिलने जाएगा ये सिग्नोग्नेथस साउथ अमेरिका, मतलब इसके जो मृत अवशेष हैं वो दो जगह मिल रहे हैं। अब तुम ये सोचो कि ये मेसोसोरस जैसा जीव जंतु दो जगह पे मिल रहा है, मतलब सबसे बड़ा सवाल कि हाउ कुड दे हैव क्रॉस द ओशियंस? इतने बड़े बड़े अटलांटिक महासागर है भाई साहब, वो समझ रहे हो तुम, पैसिफिक है वो, कैसे गया होगा ये? ग्लोसोपेटेरिस नाम की ये वेजिटेशन वनस्पति जो है वो हमें यहां से यहां तक इसका वितरण दिखता है। तो इसका मतलब तो सर सीधी बात है, ना जा पाएंगे सर ये तो, कॉन्टिनेंट तो सर एक लैंड मास का हिस्सा है। भाई साहब मुंह चुप करा दिया अल्फ्रेड वेगनर ने, इतने फेंके एविडेंसेस ना, मतलब कैसे बोलोगे तुम थ्योरी को? हाँ, आगे बात समझ। ना ना, क्या होता है बल्ली जी की एक दिन में सब चीज नहीं हुआ, एक लंबा समय काल है। उस समय काल में जो जो चीजें संभावित थी उन्हें सब एविडेंसेस देखे, एक दिन में सब नहीं मिले। आगे बात समझ। तो कहने का मतलब, अरे मत रे भैया रवि रुक जाओ, नोट्स मत भागो कहीं, सब एनसीईआरटी में है। क्यों मतलब, मैं तो कहीं एक आध घर भिजवा दूंगा किसी को मैं ये बताने तुम्हें, सुन लो समझ लो, सब बेकार हो जाएगी पढ़ाई। ये नोट्स के पीछे भागना बंद करो। मैं बता रहा हूँ तुम ऑफलाइन में ऐसे करते हैं, मैं घर छोड़ा था इनको, घर नहीं है ये नहीं पढ़ रहे हैं, हो गया पढ़ाई, इनको कहीं से नोट दिला दो, फोटोकॉपी दिला दो इनको, सब कर लो तुम। तो अपना फ्लो मत खराब करना कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट का। इंट्रोडक्शन समझ आ गया तो मैंने सब कुछ लिखवा दिया था। इंट्रोडक्शन के हमारे नोट्स बन चुके हैं। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि कैसे 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 अल्फ्रेड वेगनर ने ये बताया कि दुनिया अपने आप में सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करती थी, जिसे महाद्वीप पेंजिया बोला था। उससे लगा हुआ सराउंडेड बाय ओशियन पेंथेलास। फिर वो पेंथेलास धीरे से टूटा दो हिस्सों में, जिसे हम लॉरेशिया और गोंडवाना कहने लगे, और बीच में एक सागर का निर्माण हुआ टेथिस टेथिस। यहाँ तक किया। फिर लोगों के सामने आया कि अरे भैया ये तो तुम सही बात कह रहे हो कि हमारी पृथ्वी एक जैसी नहीं थी और ये सब हो रहा था सब कुछ, लेकिन एक बात बताइए कि इसके कोई एविडेंसेस हैं, कोई साक्ष्य है? तो बोले हाँ साक्ष्य है। क्या साक्ष्य है? तो बोले सर जिगसॉ फिट एक साक्ष्य है सर। है जिक्सॉ फिट? हाँ बिल्कुल सर जिक्सॉ फिट है। जिक्सॉ फिट में बहुत सिंपल सी कहानी है कि हम सारे कॉन्टिनेंट्स को आपस में यदि फिट करें तो ये इनकी जो कोस्ट लाइंस हैं, इनकी जो तट रेखा है वो फिट हो जाती हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ फिट हो जाती हैं। इनकी जो तट रेखा है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिल जाती हैं, तट रेखा आपस में जुड़ सकती हैं। दूसरा एविडेंस क्या बताया कि रॉक्स की एज और टाइप, इसको हम लोग हिंदी में जिगसॉ फिट ही लिखेंगे, ठीक है? रॉक्स का टाइप और एज मतलब चट्टान की आयु एवं प्रकार। हमने देखा कि अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका को यदि हम फिट करें टुगेदर तो हम क्या पाते हैं कि रॉक्स की एज और टाइप सिमिलर है। सिमिलर है सर, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को यदि जोड़ा जाए तो इनका जो तट रेखा है, इनकी जो कोस्ट लाइन है, वहां पे चट्टान की उम्र प्रकार एक जैसा समान पाया गया। नोट कर लेना रे भैया, नहीं तो फिर कहोगे कि हमको बताया नहीं कब नोट करना। ये नोट करना है तुम्हें। हेलो वो जलेबी, कोई खाने निकल गया तो इधर ये नोट करने हैं तुम्हें। एविडेंस से शुरू हो चुका है सेकंड पार्ट इस थ्योरी का। वैसे ये कला है कि सर के पढ़ाते पढ़ाते नोट बना लेना, मतलब बहुत गजब की दिशा में जा रहे हो तुम। और जो अभी ऐसा इंतजार करते हैं कि सर लिखवाएंगे तो लिखूंगा मैं, गाड़ी पीछे चल रही है, सीखना पड़ेगा तुम्हें। तीसरे नंबर, थर्ड में आ जाओ। तीसरा नंबर क्या था? सिमिलर माउंटेन चेन, मतलब पर्वत श्रेणी में समानता। कैसे पर्वत श्रेणी में समानता का मतलब यह है कि यदि आप यूएसए और यूरोप को कनेक्ट करोगे या इनको टुगेदर लेकर आओगे, पास में लाओगे, तो जो माउंटेन्स हैं, कौन से माउंटेन्स याद है किसी को? अपलेशियन माउंटेन, जी सर, अपलासियन, अपलासियन नाम का पर्वत है, अपलेशियन नाम का पर्वत है। और सेलेडोनाइट्स, ये यूरोप का माउंटेन है, अपलेशियन लिख लो, अपलेशियन। सेलेडोनाइट यूरोप के जो पर्वत हैं, ये सिंगल माउंटेन चेन के पार्ट है। सिंगल माउंटेन रेंज भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक ही श्रेणी के हिस्से हैं। सेलेडोनाइट्स लिख लो, तुम्हें जोलन लिखना तुम जोलन लिख दो।
सर ये आपने 2 एविडेंस क्यों लिखा है? कौन सा 2 बेटा? सर आपकी मतलब मुझे ना आपकी क्लास समझ आती है, मुझे सब कुछ समझ आता है, तो भी मैं एनसीईआरटी पढ़ना है क्या? हाँ पढ़ना है, पढ़ना है। तो जिग्सॉ फिट हो गया, रॉक्स की एज टाइप हो गया, दूसरे नंबर का सिमिलर माउंटेन चेन हो गया, चौथे नंबर का टिलाइट डिपॉजिट्स। जी सर, ये क्या होते हैं? ये सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं जो कि ग्लेशियर से बनते हैं, ग्लेशियर के इरोड होने से बनते हैं। ये भी सिमिलर आए गए अक्रॉस गोंडवाना लैंड। ये अवसादी चट्टानें हैं जो हिमोड़ से बनी थी, हिमोड़ से निर्माण हुआ था जिसका। इनमें समानता देखी गई, समानता पाई गई गोंडवाना भाग में क्षेत्र में। अनअकैडमी की बुक्स में भी सब ये दिया हुआ है, तो हम वो पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ लो आप। सर जस्ट केम हियर टू से थैंक यू। आज तक लाइफ में ज्योग्राफी समझ नहीं आई, बट आपकी क्लास करके सारे क्वेश्चन करेक्ट जा रहे हैं, थैंक यू। बिल्कुल जाएंगे, उन सबके जाएंगे जो शांति से पढ़ेंगे। जी सर। 5वां नंबर, 5वें नंबर में क्या जाएगा? 5वें नंबर में चला जाएगा आपका प्लेसर डिपॉजिट्स। लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं। प्लेसर डिपॉजिट्स, जी सर, मतलब प्लेसर निक्षेप, प्लेसर डिपॉजिट्स, प्लेसर निक्षेप। इसमें सीधा लिख दो, ये वाले पॉइंट लिख सकते हो आप कि डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड आर फाउंड ऑन घाना कोस्ट बट द सोर्स आर इन ब्राजील। तो ये ऑब्वियस है कि गोल्ड डिपॉजिट्स घाना जो है वो ब्राजील प्लेटू से निकला है। व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड। इंग्लिश वाले इसको लिख लो, हिंदी वाला मैं बता रहा हूँ कि सोने का, सोने के निक्षेप, सोने के क्षेत्र या क्षेत्र कहाँ मिला हमें? घाना के तट पर प्राप्त होते हैं, जबकि उनका उद्गम क्षेत्र कहाँ मिले? ब्राजील में। इससे ये सिद्ध होता है कि दोनों महाद्वीप आपस में एक थे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? एंड द लास्ट वन, मेसोसोरस वाज अ स्मॉल रेप्टाइल, याद है? तो मेसोसोरस का भी लिख सकते हो कि वो दोनों महाद्वीपों में पाया जाता है, मतलब एक जैसे जीवाश्म का मिलना। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इसको भी आप अपने उसमें लिख सकते हो। देखना, ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 है। शांति सुनना। अब मान लो तुमसे क्लास में समझ लेते, मेरी क्लास को सिर्फ सुन लेते, तुम्हें एज इट इज, तुम्हें एज इट इज पेंजिया मिलता। द मेगा ओशन वाज कॉल्ड एज पेंथलासा। पेंजिया फर्स्ट ब्रोक इनटू टू लार्ज कॉन्टिनेंटल लैंड मास, लॉरेशिया गोंडवाना लैंड। ठीक है, और उसके बीच में धीरे धीरे आपको समुद्र वगैरह सब कुछ देखने को मिला। एविडेंस क्या थे? मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट, जिग्सॉ फिट, रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन। ठीक है, ये जो नोट्स करते रहते हैं ना, उनके लिए जवाब है। यूटिलाइज दिखाया सेडिमेंटरी रॉक किससे बना? ग्लेशियर से। प्लेसर डिपॉजिट्स घाना के कोस्ट, ब्राजील। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, जितने भी आपने देखा, लिमुरिया देख लो, मेडागास्कर वगैरह के रीजन में, और वो जो एक दो मैंने और एक्स्ट्रा लिखवा दिया, ये जीव जंतु है। अब मुझे बात बताओ, क्या जरूरत है तुम कौन से कहाँ के नोट्स, क्या वो हीरा लगा देगा नोट्स में? क्या करेगा मेरे को, जब तुम्हें पता है कि परीक्षा सरकारी, मसाला सरकारी चाहिए। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि मैं जब इतना मेहनत कर सकता हूँ तुमको सब दे सकता हूँ, पर जरूरत नहीं है डुप्लीकेशन ऑफ करके। क्या तुम्हारी बुद्धि सिर्फ समझने में जानी चाहिए, थोड़ा टाइम नहीं जाना। एनसीईआरटी सब लिखा हुआ कैसे लिखना है, कैसे। और एनसीईआरटी सबसे बेस्ट तरीका है, बहुत सिंपल लॉजिक समझो तुम। मेंस में जब तुमको लिखना होगा तो तुम्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मेंस में लिखने के लिए? कि टाइम लिमिट में रह के सारी चीज मैं कैसे समझा दूं। लॉजिक समझना, टाइम लिमिट में रह के मैं सारी चीज कैसे समझा दूं। अब तुम एक मोटी किताब ले रहे हो, हजारों पेज की तुम ले रहे हो, क्या नोट्स नोट्स ले रहे हो, तुम बुद्धि लगाओ। वो तुमको कभी लिखना नहीं सिखा सकती वो बुक। तुम्हें एनसीईआरटी सिखा सकती है, क्योंकि एनसीईआरटी के पेज कितने हैं? 80-90-100 पेज। उसमें उसने पूरे ज्योग्राफी को हिला के रख दिया। तो तुम्हें शब्दावलियां वहां सीखनी है कि कम शब्दों में कितना बेहतर लिखा जा सकता है। तो तुम्हें बार बार रीड यदि करना है तो किसको करना है? एनसीईआरटी को। उससे सीखो तुम। पर नहीं, नोट चाहिए, पीडीएफ भी चाहिए। एनसीईआरटी भी जब तुम डाउनलोड करोगे ना इंटरनेट से, तो पीडीएफ का फॉर्मेट आएगा बेटा। हेलो, एनसीईआरटी जब तुम डाउनलोड करोगे ना, तो उसमें से भी पीडीएफ ही निकल के आएगा, वो पीडीएफ ही है वो भी। तो मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि जो फिजिकल जो चीज स्टैटिक वाले क्वेश्चंस होते हैं मेंस के लिए भी, सबसे बेस्ट तरीका होता है जो चीज उन्होंने आसानी से छोटे शब्दों में लिखी है, वो बाकी का ज्ञान गणित लगा के लोग उसको खींच खींच के बड़े बड़े नोट्स बनाते हैं। क्योंकि नोट्स बनाने वाले को ना बच्चों की साइकोलॉजी पता है। बच्चों के लिए क्या करो, क्वेश्चन टफ बना दो, बच्चों के लिए नोट्स थोड़े बड़े बड़े बना दो, तो उनकी नजरों में वो नोट्स अच्छे हो जाते हैं। बिग गए, बिग गए नोट्स, ऐसे बिग गए। कठिन बना दो, क्वेश्चन 5 से तुम सही लेंगे, ओ गजब का लेवल है, यूपीएससी का लेवल है। अरे तुमने पढ़ा ही नहीं है, तुम पढ़ते तो तुम्हें यूपीएससी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, भरोसा रखो इस पूरी प्रोसेस का। तुम्हें शांति से क्लास में ऑब्जर्वेशन करो, क्लास में ध्यान दोगे सब चीज, एक एक चीज समझ। और तुम अकेले नहीं हो, हजारों बच्चे पढ़ के चलेगा इस क्लास से, इस कमेंट सेक्शन से। सब में एक समानता थी, उन्होंने मेरी बात मानी है, तुमको भी मानना पड़ेगा।
सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसे आके बच्चे नहीं कहते क्वेश्चन सही हो जाएंगे हमारे, या हो रहे हैं, उसका रीजन है, जो कहा वो सुना है, तो शांति से सुनो। अभी 20-22 साल अपनी मर्जी कर ली, एक आध साल सुन लो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तुम खुद सोचो कि आपके सामने अल्फ्रेड वेगनर आते हैं, पूरा इंट्रोडक्शन देते हैं, तुमने सवाल उठा लिया कि नहीं हमें तो नहीं समझ आया, अल्फ्रेड वेगनर ने बिल्कुल मुंह पर जो है एकदम एविडेंस दे मारे, जाओ एविडेंस ले लो, फिर तुम्हें शांति हो गई, यार बात तो सही है, ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस ये बात तो बन गई कि कॉन्टिनेंट तो मूव कर रहे थे, लेकिन हैबिट लोगों की। अल्फ्रेड साहब एक बात बताओ, तुमने प्रूफ तो कर दो ये कि इधर से उधर गए हैं, हमें ये नहीं समझ आया कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस ड्रिफ्टिंग, इस विस्थापन के पीछे का कारण क्या है? सुन रहे हो आप मेरी बात? तुमने बोला ऐसा हुआ, हमने आपसे बोला हमें साक्ष्य बताओ, तुमने एविडेंस दे मारे, अब लेकिन हमें बताओ ये हो क्यों रहा है? तो तुमने भी, आप लोगों ने सबने ये सवाल मुझसे बस इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें कवर कर दिया अंदर के अंदर क्या है, अंदर कौन है? एस्थेनोस्फीयर। पर उनको उस समय समझ में आएगा क्या? उनको उस समय समझ में आएगा क्या कि एस्थेनोस्फीयर है? तो सबसे बड़ा सवाल अल्फ्रेड वेगनर के सामने क्या खड़ा हो गया कि भैया ये गया कैसे, मूव कैसे हुआ? अब अल्फ्रेड वेगनर फिर परेशान बेचारे कि बताइए साहब क्या होगा जो है, फिर टेंशन में आ गया अल्फ्रेड वेगनर। तो फिर अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं, और फिर अल्फ्रेड वेगनर ने हिम्मत लगाई, दो रीजन भी बताए, रीजन बिहाइंड ड्रिफ्टिंग, विस्थापन के पीछे का कारण भी बताया। कारण जो बताए वो थोड़े अजीब निकल गए, वही टॉपिक का ड्रॉबैक बन गया, और उसने अगले उसका जो है जन्म दे दिया, अगली थ्योरी का। तो क्विकली हम लोग जो है समझ लेते हैं कि हमारे अल्फ्रेड वेगनर साहब ने क्या बोला। अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि हमारा अर्थ है, ये पोल्स होते हैं, ध्रुव हैं, तो इन्होंने कहा कि एक पृथ्वी पर पोल फ्लीइंग फोर्स लगता है, प्लीज फोकस करें ध्यान में, पोल फ्लीइंग फोर्स, ठीक है। एंड व्हाट इज पोल फ्लीइंग फोर्स, क्या है? तो पोल फ्लीइंग का मतलब होता है, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना, दूर हो जाना। तो अल्फ्रेड वेगनर ने बोला कि हमारी पृथ्वी पे पोल्स की ओर से कुछ खिंचाव बल लगता है, सुनना रैंडम, कुछ खिंचाव बल लग रहा है केंद्र से बाहर की ओर, जिसके कारण लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड दूर होते चले गए, ऐसे अट्रैक्टिव फोर्स, पोल की तरफ अट्रैक्शन लग रहा है, पोल फ्लीइंग बल। बोला अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा बोला कि हमारी पृथ्वी जो है ना, इस पे मून और सन की ग्रेविटी काम कर रही है, गुरुत्वीय बल, तो ये अपने आप में फोर्स लगाते हैं, टाइडल फोर्स, टाइड जिसी तो आती है, समुद्र का जल ऊपर नीचे नहीं होता, टाइडल फोर्स, ज्वारीय बल। तो बोले पृथ्वी पे जो टाइडल फोर्स लग रहा है, मून और सन की जो ग्रेविटी लग रही है, उसके कारण ये टूट गए, दूर हो गए, धड़ाम से। अरे भैया ये टाइडल फोर्स इतना तेज होता तो पृथ्वी का रोटेशन रुक जाता, इतना ही तेज होता कि कॉन्टिनेंट दूर दूर जाने लगे। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो पूरी पिक्चर को समझो, एविडेंस दे दिए गए, हाँ जी समझ आ गए, हाँ जी। अब जब पूछा गया कि बताओ ये ड्रिफ्ट क्यों हो रहे हैं, तो इन्होंने जो दो रीजन दिए वो क्या दिया कि पोल से एक खिंचाव बल लग रहा है, उस फोर्स को उन्होंने बोला पोल फ्लिंग फोर्स, ध्रुवीय या ध्रुवीय क्षेत्रों में एक अट्रैक्टिव बल, एक फ्लिंग फोर्स जिसको हम कहते हैं, अच्छा बोले। और दूसरा दूसरा बोले ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स, किसके द्वारा लग रहा है ये? मून और सन के द्वारा। अब तुम लॉजिक लगाओ, तुम्हारे पास एस्थेनोस्फीयर का नॉलेज है और तुम ये स्वीकारोगे? तुम तो नहीं स्वीकारोगे, उस समय तो एस्थेनोस्फीयर का नॉलेज भी नहीं था किसी। तो यहाँ पे पिक्चर आउट हो गई हमारे अल्फ्रेड वेगनर साहब की। एविडेंसेस से तो पता लग जाता है कि हाँ ये बात सही थी, लेकिन ये फोर्सेस जो थे, और यहीं पर हमारी ये थ्योरी जो है खत्म हो जाती है। क्योंकि वो बोलेगा रीजन बिहाइंड दिस ड्रिफ्टिंग, तो उन्होंने जो रीजन दिए, नॉर्मली रीजन क्या दिए थे इन्होंने ये दिया था कि जो अट्रैक्शन है मून और सन का, वो टाइड्स वगैरह डेवलप करता है, उसके कारण वो जो टाइडल फोर्स है, एक तो वो और एक ये पोल फ्लिंग फोर्स, ये दो फोर्स थे जिसके कारण जो है ये मूवमेंट हो पाया, जो कि बिल्कुल गलत थे, टोटली इनएडिक्वेट, जिसका कोई सर पैर वाली कहानी नहीं थी। अरे सर जी ये तो गड़बड़ हो गया। सही बात है, एक आध ड्रॉबैक तो निकलेगा ना यार, तभी तो जाकर अगली थ्योरी का जन्म होगा। तो इस कहानी से तुम्हें क्या समझ आया? एविडेंस को देखोगे तो ये बात सत्य लगेगी, लगेगी कि नहीं लगेगी? लेकिन मूवमेंट जो है उसका कारण आप यदि नहीं बता पा रहे हैं, हिंदी मीडियम में भी देख लो कि जो ध्रुवीय फ्लिंग बल था और एक ज्वारीय बल जो था, ये दो बल बताए थे, पर ये वो सब सर्वथा अपर्याप्त समझते हैं कि ये अपर्याप्त थे, ये इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि मूवमेंट क्यों। वो तो आप लोग इतनी जल्दी मेरी बात से इसलिए मान गए क्योंकि शुरुआत में मैंने तुमको क्या वाला, कौन सा वाला डायग्राम बता दिया था? कौन सा वाला डायग्राम बता दिया था शुरुआत में एस्थेनोस्फीयर वाला डायग्राम बता दिया कि सर इसलिए दूर हो रहा है। और ये जो बताया मैंने एक्चुअल में ये सेकंड थ्योरी है, दैट इज कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। तो जो ड्रॉबैक आया कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी का, वो क्या आया कि सब कुछ सही था, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट भी हो गया, सारी चीज हो गई, सब कुछ हमने मान लिया सर, लेकिन ये मूव क्यों कर रहे हैं ये नहीं बता पाया अल्फ्रेड वेगनर, उन्होंने जो रीजन दिया वो गलत, तो वो थ्योरी वहीं रुक गई। तब जाकर 1930 में, 1930 में कौन आते हैं? आर्थर होम्स आते हैं। कौन आते हैं? आर्थर होम्स। और आर्थर होम्स जो है दूसरी साइड भी देखते हैं कि यार देखो एविडेंसेस को देखोगे तो एविडेंसेस तो मानते हैं कि बात पॉसिबली सही हो सकती है चीज, क्योंकि कुछ लोग तो यही बात ये रह के छोड़ गए कि यार इन्होंने तो रीजन गलत बता दिया, छोड़ दो, बेकार टॉपिक है, खत्म ज्योग्राफी। पर कुछ लोगों की आदत होती है कि नहीं, पत्थर तो मैं पानी में से मतलब जो है पत्थरों में से भी पानी निकाल के दिखा दूंगा, वैसा था आर्थर होम्स की कहानी से। और आर्थर होम्स ने जो है सेकंड थ्योरी की, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, तो जो तुम इतने दिन से पढ़ते आ रहे थे कि अंदर का मैग्मा ये हो रहा है, मूव हो रहा है, वो सब आर्थर होम्स की कहानी। हाँ, तो जरा समझ लेते हैं इसको भी क्या है, ज्यादा बड़ी थ्योरी नहीं है। सेकंड थ्योरी हम लोग शुरू कर रहे हैं। सेकंड थ्योरी सर आपकी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के पहले वाला कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। देखो यहाँ से शुरू किया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया, इसमें ड्रॉबैक क्या निकला कि रीजन नहीं बता पाई, रीजन को आप बताएगा सेकंड थ्योरी। सेकंड थ्योरी का नाम है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, इसको हम कहते हैं संवहनीय धारा सिद्धांत। इसमें क्या क्या याद रखना पड़ेगा हमें? 1930 आर्थर होम्स, कितना याद रखिए पहले तो,
पोल व्हीलिंग गलत क्यों है, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि कहां से तुम अट्रैक्शन लगाएगा पोल वगैरह से, दूसरे रीजन है जो उसके कारण मूव हुआ है। कॉन्टिनेंट को इतना आसान नहीं है कि इतने बड़े-बड़े कॉन्टिनेंट को कोई खींच लेगा। जस्ट इमेजिन करो जब तक कि उससे ज्यादा डेंस मटेरियल ना हो। अब मैंने आपको परसों 2-3 एग्जांपल दिए थे। गर्म पानी जब हम रखते हैं गैस के ऊपर, तो जो गर्म पानी जब गर्म होता है तो उसके मॉलिक्यूल कहां होते हैं? ऊपर उठते हैं, राइज करते हैं राइज। हवा को भी तुम जब गर्म करते हो तो वो गर्म हवा ऊपर उठती है कि नहीं उठती? सेम कहानी इन्होंने आर्थर होम्स ने बताई कि जब पृथ्वी के अंदर टेंपरेचर जब ज्यादा कम होता है, मान लो टेंपरेचर बढ़ा, तो अंदर का जो मैग्मा है वो गर्म होकर कहां आएगा? ऊपर उठे। तो ये जो तापमान में बदलाव आता है वर्टिकली, ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊपर की ओर ये जो टेंपरेचर जो बदलता है, ये जो बदल रहा है ऊपर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कन्वेक्शन। इसको कहते हैं हम संवहन। संवहन क्या है? ये जो प्रक्रिया हो रही है वर्टिकली टेंपरेचर में बदलाव की, ऊर्ध्वाधर दिशा, इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। तो कन्वेक्शनल शब्द क्यों आया समझ में आ गया? कन्वेक्शन का मतलब टेंपरेचर में बदलाव होने के कारण जो मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट आते हैं वर्टिकली, उससे रिलेशन है। तो मैग्मा मूव करना शुरू हो गया और ये जो मूवमेंट कर रहा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? धाराएं बोल रहे हैं, करंट्स कह रहे हैं। तो अब पढ़ के देखते हैं कि आर्थर होम्स ने ये देखा कि पृथ्वी के अंदर कन्वेक्शन है और ये कन्वेक्शन किसके कारण आए होंगे? कौन से मटेरियल है हमारी अर्थ के अंदर? याद आ रहा है बेसिक क्लास? हमारी पृथ्वी के अंदर टेंपरेचर डिफरेंस किसके कारण आया? रेडियोधर्मी पदार्थ, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। वो क्या कर रहे हैं? थर्मल डिफरेंस बना रहे हैं, ऊष्मा में अंतर ला रहे हैं, कम ज्यादा ठंडा करना, गर्म करना, इसके कारण ये मूवमेंट हो रहा है। और जब ये मूवमेंट होगा तभी तो ऊपर का लिथोस्फीयर मूव करेगा और जब वो लिथोस्फीयर मूव करेगा मतलब कॉन्टिनेंट मूव करेंगे। तो हमारे आर्थर, हमारे अल्फ्रेड वेगनर की जो थोड़ी बहुत कमी थी मूवमेंट वाली, वो किसने पूरी कर दी? कन्वेक्शनल करंट थ्योरी ने पूरी कर दी। तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी का जो नोट डाउन यदि करना है तुम्हें तो एक तो ये नोट डाउन करेंगे, पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेक्शन करेंगे, किसके कारण? थर्मल डिफरेंस जो कि रेडियो। ये चार चीज आपकी कॉपी में होनी चाहिए। ये चार कीवर्ड्स हैं हिंदी मीडियम। आर्थर होम्स की बात करेंगे हम लोग 1930 में, ठीक है, तो वैज्ञानिक का नाम हो गया। इनके अनुसार संवहन धारा पाई जाती है कहां पर? भू प्रवाह में। ये कहां से आई? ये रेडियोधर्मी पदार्थों के द्वारा निर्मित ऊष्मा के अंतर से है। जी सर, जिसके कारण ये संवहनीय धाराओं का निर्माण हुआ है। और जैसे ये, सर प्लीज टेल थर्मल डिफरेंस, वेल डन, शाबाश। ये मैग्मा है, यहां पर है। अब तापमान बढ़ गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, तो तापमान बढ़ गया, चेंज हो गया ना। तो जो बदलाव हो रहा है तापमान में जो बदलाव हो रहा है उसके कारण ये मूवमेंट हो रहे हैं। गैस पर पानी रखा, गैस चालू किया, टेंपरेचर बढ़ गया, थर्मल डिफरेंस, उसके बाद कन्वेक्शन शुरू। कंडक्शन नहीं है ना, ध्यान रखना, चालकता अलग चीज होती है, एनर्जी का ट्रांसफर है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब क्या हुआ? बहुत बेसिक कहानी है, ये हमारी जमीन का भाग था। अब यहाँ पे मान लो मैग्मा भरा हुआ है पूरा, तो मैग्मा को तुमने गर्म किया, तो मैग्मा गर्म होकर कन्वेक्शन के फॉर्म में कहाँ हुआ? ऊपर उठा, बोलो हाँ उठ गया। अब इसको जगह नहीं मिली तो मुड़ गया बेचारा, मुड़ गया, ठीक है। अब तुम बुद्धि लगाओ शांति से, यहाँ का मैग्मा तो गायब हो गया ना, कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, यहाँ से ऊपर उठ गया, तो यहाँ खाली जगह हो गई, एम्प्टी हो गया ये प्लेस। तो ये फिलअप करेगा कि नहीं अपने आप को? तो आसपास से फिलअप खाली होगा, कहाँ से आ गया? ये जो आ रहा था बेचारा ठंडा होकर नीचे गिरेगा, ये यहाँ गया, तो ये क्या बन गया? पूरा करंट बन गया सर, एक साइकिल बन गया पूरा, ये मूवमेंट चला रहा है। तो बहुत सिंपल है। क्या है इसमें, क्या बताया मैंने? देखो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे टेम्परेचर बढ़ा ये ऊपर चला गया मैग्मा, ठीक है, यहाँ जगह खाली हो गई, ये जगह दूसरे मैग्मा ने ले ली, यहाँ की जगह फिर ये वाला मैग्मा जो आया वो आ गया, तो ये पूरी साइकिल बन गई। तो ये कन्वेक्शनल करंट हो गया। पिक्चर समझ आ गई सब? तो आज हमने भी दो थ्योरी कवर की। आज तुमने क्या सीखा था कि सर ये जो पृथ्वी है ये एक जैसी नहीं है, तो सर क्या ये आज भी मूव हो रही है क्या? हाँ यार मूव तो हो रही है, तो हमको पता क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर सेमी सॉलिड है, तो बहुत धीरे धीरे मूव होता है वो, तो हमारे कॉन्टिनेंट भी धीरे हो रहे हैं। पर मेरे को यदि प्रूफ चाहिए हो तो भूकंप, भूकंप इसका सीधा प्रूफ है। इस हलचल में कभी कभी ज्यादा तेज आपको हलचल दिखाई देती है। कौन करा के दे रहा है? कन्वेक्शन। किसने बोला? आर्थर होम्स। डन, दो थ्योरी क्लियर। एक और मैं एविडेंस, एक और दिक्कत बताऊं इस थ्योरी की जो तुमने ध्यान नहीं दिया। आर्थर होम्स ने पूरी बातें किसकी करी? आर्थर होम्स ने पूरी बातें करी वो किसकी करी? कॉन्टिनेंट्स की। इसलिए कोई तो व्यक्ति चाहिए जो आगे आके किसकी बात करे, क्योंकि एस्थेनोस्फीयर को क्या पता कि उसके ऊपर समुद्र है कि कॉन्टिनेंट है। सी फ्लोर भी तो मुड़ सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं। तो कल की क्लास में हम समुद्रों पे चलेंगे और फिर कल की क्लास एंड होते हुए तुम्हें समझ में आएगा कि भैया सिर्फ कॉन्टिनेंट ही मूव नहीं करता है, ओशन भी मूव करता है, ओशन का रॉक भी मूव करता है। जी हाँ, और एक आध दिन के बाद जैसे तुम प्लेट टेक्टोनिक में छलांग लगाओगे फिर तुम्हें समझ आएगा कि बिना ये थ्योरी के तुम प्लेट टेक्टोनिक कभी पढ़ ही नहीं सकते थे। और जब प्लेट टेक्टोनिक तुम जैसे आओगे, अर्थक्वेक ये वो सारे दुख दर्द तुम्हारी आंखों के सामने ऐसे मैच होंगे। आज क्या करें हम? तो आज एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 को जब आप शुरू करेंगे, पहले तो जो कल वाले हैं वो तो उनको कल वाला काम कंप्लीट करना है। कल वाला, हाँ, चैप्टर नंबर 3 का जो मैंने बताया था, क्योंकि देखो तुम मुस्कुरा रहे हो, जिन्होंने कल नहीं पढ़ा था, है ना, तो ऐसे मुस्कुरा करके ही करके कुछ नहीं होना, पढ़ना तो पड़ेगा सर, है कि नहीं? सही बात। जी हाँ, तो पहले वो कल का ड्रॉबैक अपना जितना भी बैकलॉग है वो करो कंप्लीट, ठीक है, ओके सर कर लेंगे। वो करने के बाद फिर तुम चैप्टर नंबर 4 ओपन करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट। उसमें फिर कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट वाला चैप्टर पढ़ना शांति से, तुम्हें कोई नई चीज मिलती है तुम अपने नोट्स जो बनाए क्लास के उसमें अपडेट कर लो वाले, वो फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग तक, और उसके बाद में यहाँ तक तुम्हें पढ़ना कन्वेक्शनल करंट थ्योरी तक, संवहनी धारा, ठीक है। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाली बुक में हिंदी मीडियम कौन सा चैप्टर बेटा? चौथे नंबर वाला, चौथे नंबर वाले में महासागर महाद्वीपों का वितरण में महाद्वीप प्रवाह स्थापन सिद्धांत, उसके पक्ष में प्रमाण, प्रवाह संबंधी बल, फोर्सेस वगैरह और संबंधी धारा सिद्धांत, यहाँ तक अपने को करना है। जो भी नई चीज मिले उसको लिख लेना चुपचाप, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाकी कॉन्सेप्चुअली वाला पोर्शन मैंने आपको लगभग पूरा सिखा दिया, ठीक है। आगे बात समझ में? हमारे प्रोफेसर हमें यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं और मैं आपकी क्लास नहीं छोड़ना चाहता। मैं दूरदर्शी परिणाम नहीं जान पा रहा हूँ, इसलिए आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं निकट भविष्य में समस्या को मेरे अनुभव देखो मैं आपकी जगह होता तो मैं सिंपल दो काम करता। मुझे चीजें कौन याद करा के दे रहा है? देखो पढ़ाना सब कुछ सही, ठीक है, अच्छी बात। जो व्यक्ति मुझे याद करा दे
प्लस जो मुझे मेरे क्वेश्चन सॉल्व कराते, क्वेश्चन सॉल्व मतलब जिसके पढ़ाने के बाद मेरे एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं, काम खत्म, मैं उससे पढ़ लूँ, फिर मेरी नज़र में दोनों बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम ये होना चाहिए, किसकी क्लास के बाद मेरा एफर्ट्स कम लग रहे हैं, बस वो मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि पढ़ाना तो हर कोई जान सकता है, पढ़ा हर कोई सकता है, पर मेरा काम इस मोमेंट में, इस कम समय में मेरा काम आसान करके कौन दे रहा है, वो मेरे लिए ठीक है। बुक से रिवीजन करके अलग से क्यों नोट्स बना रहे हो अनुराग भैया, कौन नंबर, अरे यही इसमें ऐड कर दो ना, यही पेज में साइड में जगह छोड़ दिया करो, तुम ऐड कर, कल करंट अफेयर्स में फिर ऐड करो भैया, कैसे होगा बताइए, इसे ना करें यार, बिल्कुल ये कोई अपने को नोट्स वोट बनाने के नाम नहीं मिलने वाला, ठीक है। क्लास में क्वेश्चन नहीं है, ये हर्षित तुम्हारा सवाल बहुत गजब का है कि क्लास में क्वेश्चन करवा दिया करो, बट सर नहीं करवाएंगे, क्यों, आपको लड़ना सीखना पड़ेगा, मैं इतनी मेहनत करा रहा हूं, तुम्हें लगता है 2 क्वेश्चन नहीं करा सकता, बिल्कुल करा सकता हूं, पर तुम्हें लड़ना पड़ेगा क्वेश्चन से, आज शीट दिया मैंने पीवाईक्यूज की, सॉल्व करो उसको, नहीं तुम्हारे एग्जाम में भी सही याद आएंगे, सर सॉल्व कराएंगे तो पहली बार। चलो भैया, पेंथलासा एंड टेथिस, सागर वो छोटा सा था, बाकी पूरा पेंथलासा है। रेडियो एक्टिव प्रेजेंट मोर पर्टिकुलर प्लेस कूल डाउन, ऑफ कोर्स धीरे धीरे ठंडे होते हैं, नीचे की तरफ ज्यादा, उसकी जहां रिएक्शन ज्यादा होगी वहां ज्यादा गर्म होगा। व्हाट अबाउट अनअकैडमी प्रिंटेड बुक, मन करे तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे डिसाइड करते हैं, फिर तुम छोड़ के टॉपिक छोड़ के कहीं और जा रहे हो, तुम कार्बन डेटिंग वगैरह बहुत सारी ऐसी प्रोसेस है, उसके थ्रू जा सकते हैं, बट उसका वैज्ञानिक वाली क्लास में जाना। और बताओ लिखो सर प्लीज डिफरेंस एनसीईआरटी में, 200 लिखा है, हाँ टेंशन मत लो, 100 200 एक ही है, मत बिल्कुल लोड मत, 200 भी चले, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतनी बड़ी पृथ्वी में 50-100 किलोमीटर की चिंता मत किया करो। मैंने याद करो पहली क्लास में कहीं ऐसा बोला भी, ध्यान दिया आपने कि इसको लोग 200 भी ले लेते हैं, ये तक बोला था मैंने पहली क्लास, नहीं ऑप्शनल पढ़ा था मैं, सिर्फ ज्योग्राफी, जीएस, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, बस, लेकिन इनमें फिर कहीं कमी नहीं छूटेगी। हाँ स्टक होता है ना सर रिकॉर्डिंग में, एक बार चेक कर लेना, नहीं तो क्या कर सकते हो, जस्ट इसके पहले वाला जो कोर्स होगा ना फिजिकल ज्योग्राफी वाला, उसका वो क्वेश्चन तुम वहां से देख सकते हो, ज्यादा दिक्कत आ रही है। वही एनसीईआरटी में मैंने 6 में, नहीं 6वीं 7वीं 8वीं की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं वो करना है, जिसको जाना वो जा सकता है, मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं समस्या नहीं रहती है। टेंपरेचर राइज वर्टिकली पॉइंट दोबारा समझा दीजिए, पानी को जब तुम गर्म करते हो, किसी भी चीज को गर्म करते हो, तो गर्म होने के बाद हल्के क्षेत्र में उठने का प्रयास करेगा, तो दैट इज द मूवमेंट। यार टॉपिक का कोई डाउट है तो तुम रिकॉर्डिंग भी तो देख सकते हो। अनअकैडमी प्रैक्टिस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन और एज आंसर, कुछ एक दो में ऐसे में दिक्कत रहेगी, इसलिए देख लेना, नहीं तो वो सही होता है, जो अपन सोचते हैं ना वो सही, कॉन्सेप्चुअली तुम सही हो तो सही मान लिया करो, इतना परेशान मत हो, आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन सॉल्व किया करो, टेंशन मत लिया करो। राइटिंग बिल्कुल मैटर करेगी, क्यों नहीं करेगी, साफ अक्षर होने चाहिए, समझ में आने लायक तो कम से कम, ऑप्शनल नहीं होता मेरी ओर से। एपिसेंटर इज टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर द वेव, तो तुम सिस्मोग्राफ को तारीख के अंदर लेके जाओगे, आप सोचिए, आप जो जहां पे सबसे पहले वेव आएगी वहीं तो देखोगे आप। शाम को या 14 को आज करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी, और कल करेंगे कोई एक्स्ट्रा ज्योग्राफी क्लास नहीं, नॉर्मल टाइम पे क्लास होगा। मेंस की भी बात मत करो, मैं पीवाईक्यू जब सॉल्व कराऊंगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मॉडल आंसर सब दे दूंगा तुमको, हिंदी इंग्लिश दोनों में। आपने से बताया कि एडिटोरियल कैसे रिवाइज करते हैं, एनसीईआरटी रिवाइज करके कीवर्ड याद रखने को, अरे आंसर राइट अभी तुम पढ़ लो, आंसर राइट में कराऊंगा ना, क्यों लोड ले रहे हो इतना भैया, कुछ तो मेरे छोड़ दो, भरोसा रखो थोड़ा सा, यही कोई लट्टू सवाल, ये कैसे करें वो कैसे, पढ़ाई छोड़ के सारे काम यही करना है। हाँ तो मैं इसलिए रह गया, हाउ टू इंप्रूव राइटिंग, यही पूछना तुम मेरे से। चलो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं इसके बाद।